Hey everyone, welcome back to our channel Youth to Youth. So today we are going to have a very heated discussion on the farms law, and for which we have a very special guest with us, Mr. Vaibhav Tyagi. Mr. Vaibhav Tyagi is a second year BA Honours Political Science student from Dayal Singh College, Delhi University, wherein he is serving as the treasurer in the official student council. Mr. Vaibhav Tyagi has maintained a ubiquitous presence in Indian MUN circuit from past 4 years and has graced several acclaimed MUNs with his propitious presence. Would elicit as a chief advisor, executive board, and a versatile debater. He is a leader in making who leaves no one behind, be it sports, academics, or scholastics. He is an all rounder in every sphere. A heartiest welcome to you, Vaibhav. Thank you so much, Vartika. I guess that's a really nice introduction and a lot more to be done yet. But I'm very grateful that you invited me on this show and this initiative that you have taken, Youth to Youth. That is, I guess, something which would be spreading much awareness about the recent topics happening in the society. सो वैभव, जैसे कि हमने देखा है कि देर आर सम पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बट उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि हमारे 3 ऑर्डिनेंसेस जो पास हुए थे वो हैं क्या. So we want you to start by explaining the 3 ordinances of the new Farms Law 2020. ओके सो वर्तिका, अगर देखिए हम इस चीज की तरफ जाए, मतलब क्योंकि ये देखिए ऐसा एक टॉपिक हो गया है जो आज के टाइम में मतलब लगभग सभी की जुबान पे है. अखबार आप उठाएं, चाहे न्यूज चैनल ऑन करें, आपको किसानों के बारे में एक बड़ी चर्चा होते हुए दिखाई देगी. तो इससे पहले मैं जो है कुछ हेडलाइंस पे फोकस करना चाहता हूँ जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश करी. जैसे द हिंदू ने लिखा कि राज्यसभा पासिस 2 फार्म बिल्स अमिड फियर्स प्रोटेस्ट. तो वो प्रोटेस्ट इस समय चल रहे थे क्योंकि देखिए बहुत लोगों की नजरों में बात आई कि जब किसान दिल्ली आ गए. लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान दिल्ली में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उससे पहले पंजाब में जब ये ऑर्डिनेंसेस पास हुए थे, तभी से प्रोटेस्ट चल रहा है. हम लोग इसको कब से नोटिस कर रहे हैं? सितंबर से नोटिस कर रहे हैं, जब ये एक नेशनल मीडिया की नॉलेज में आ गया है. लेकिन अगर आप थोड़ा और बैकडेट में जाएंगे और उनके रीजनल चैनल देखेंगे पंजाब हरियाणा के, तो आपको दिखेगा कि बहुत पहले से ये काम हो रहा है. इकोनॉमिक टाइम्स ये लिखता है कि ऑपोजिशन के ना होते हुए 7 की बिल्स पास किए गए, जिसके अंदर 3 ये फार्म बिल्स भी हैं और उसके अलावा पावर के और भी कई सारे बिल हैं. तो एक हेडलाइन ये थी कि ऑपोजिशन के ना होते हुए ऐसा काम किया गया. एक था कि प्रोटेस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में हो रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा. जब मैं कहता हूँ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज में हो रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं जो ब्लर लाइन है कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, केवल ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको खारिज करता है कि अगर जैसे कर्नाटक से, बैंगलोर से, कहीं से भी खबर आ रही है, तो वो खारिज कर देता है कि ऐसा नहीं कि केवल एक कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी ही कर रहा है काम. इंडियन एक्सप्रेस ने एक और बात कही. उन्होंने मेंशन किया बेंगलुरु को कि वहां पर एंटी लेबर जो लेजिस्लेशन है उसके खिलाफ भी चल रहा है, जिसकी मैं आपको बता रहा था कि 7 जो बिल है उसमें लेबर के, पावर के और भी बहुत सारे बिल हैं. तो वो उसके रिगार्डिंग भी वहां प्रोटेस्ट है. और न्यूज 18 का एक बहुत फेमस एक लाइन था जिन्होंने कहा था कि एमएसपी एक इशू है, इसको गवर्नमेंट का जो आरएसएस बैक विंग है, जिसको कहा जाता है जनरली कि बीजेपी जो गवर्नमेंट में है, आरएसएस उनके बहुत नियर है, सपोर्ट करते हैं, उनका जो फार्मर विंग है आरएसएस का, उसने भी ये बात कही कि एमएसपी एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर हम भी नाराज हैं, लेकिन हम उसको सामने करके प्रोटेस्ट नहीं करके दिखाएंगे. गवर्नमेंट को हम अपनी बात से समझा रहे हैं. मॉरल सुएजन इसके लिए टर्म होता है कि आप उसको समझा रहे हैं केवल बातचीत से. तो नाराज वो भी थे एमएसपी को लेकर, और उन्होंने कोशिश करी है सरकार से चर्चा करने की. तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमको न्यूज के माध्यम से अलग अलग समय पर पता चली. बट जब हम जाते हैं इसकी टाइमलाइन के ऊपर, कि अगर हम ये देखें कि ये आखिर में ये सब जो चल रहा है ये शुरू कहाँ से होता है, तो हम बात करते हैं 5 जून की. 5 जून को सरकार जिस समय कोविड की मतलब पैंडेमिक जब जो है ऑन है और सारा देश इस समय लॉकडाउन में है, उस समय 5 जून को सरकार द्वारा 3 ऑर्डिनेंसेस पास किए जाते हैं. किस चीज को लेकर? फार्मर्स के, एग्रीकल्चर के जो है फील्ड को लेकर कुछ ऑर्डिनेंसेस पास किए जाते हैं, जिसमें सरकार ये कोशिश करती है कि कुछ बेनिफिट हम फार्मर्स को देना चाहते हैं. अब इसमें अपने आप सवाल है कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे थे मॉनसून सेशन आने ही वाला था.
और ऑर्डिनेंसेस से हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो चैनल के दर्शक हैं यूथ टू यूथ के, मैं उनको बता दूं कि ऑर्डिनेंसेस तब दिए जाते हैं कभी भी जब सेशन में पार्लियामेंट ना हो। वो ऑर्डिनेंसेस इसलिए होते हैं कि अगर जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको कुछ लॉ बनाना पड़ रहा है, तो आप उसे ऑर्डिनेंस के फॉर्म में दे देंगे। ऑर्डिनेंस अपने आप में एक टेम्पररी लॉ की पावर रखता है। तो प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डिनेंस पास कर दें अगर, तो वो लॉ के इक्वल माना जाता है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक सेशन में पार्लियामेंट नहीं आएगा और जब तक वो पास नहीं होगा। अगर वो पास ना हो तो वो लैप्स कर जाता है, और अगर पास हो जाए तो फिर वो बिल बन जाता है, बिल बन के लॉ में कन्वर्ट हो जाता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से, जैसा कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। उसके बाद जब ये ऑर्डिनेंसेस पास हो गए, हमारी जो है सरकार ने ये काम शुरू कर दिया, तो देश के विभिन्न राज्यों में, खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, वहां पर कुछ फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे उनको इसमें खामियां नजर आती हैं। ये जो मुद्दा जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, जब ये नेशनल हाईलाइट में आता है, वो दिन है 14 सितंबर का। जब 14 सितंबर को लोकसभा में ये बिल्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, ये ऑर्डिनेंसेस जो थे, अब वो बिल की फॉर्म में ला रही है सरकार, क्योंकि सेशन पार्लियामेंट का आ गया है। और उनकी मजबूरी थी कि अगर वो 6 महीने के भीतर उसको पास नहीं कराते, तो वो लैप्स कर जाएगा। तो उन्होंने 14 तारीख को इंट्रोड्यूस कर दिया लोकसभा में। 17 तारीख को लोकसभा से ये तीनों जो बिल हैं, जिनको हम कह सकते हैं एक्ट कह सकते हैं, वो पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद 20 तारीख को राज्यसभा में ये बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं और राज्यसभा से भी पास कर लिए जाते हैं। हालांकि उसके ऊपर एक अलग एस्पेक्ट है कि वहां पर ऑपोजिशन नहीं था, बहुत सारी पार्टीज वॉकआउट कर गई थी। मेजोरिटी को लेकर सवाल है कि मेजोरिटी थी नहीं थी, लेकिन जो स्पीकर थे माननीय राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि मेजोरिटी है। वहां पे भी एक सवाल था कि वॉइस वोट लिया गया, रियल वोटिंग नहीं हुई। उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हैं, जहां जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंत तक जाएंगे। पर वो बिल 20 तारीख को पास हो जाते हैं। फिर 24 तारीख को राष्ट्रपति के, जैसे हम सभी जानते हैं सिग्नेचर के बिना कोई बिल लॉ नहीं बनता, तो राष्ट्रपति के पास जाता है। और 27 तारीख को ये बिल्स जो थे ये पास हो जाते हैं और ये गवर्नमेंट के एक्ट्स बन जाते हैं, प्रॉपर एक लॉ के फॉर्म में। 27 सितंबर तक ये काम हो चुका था। तो इस तरीके से कुछ फार्मर बिल्स की जो है टाइमलाइन रही है, अगर हम इसको समझें। इसके बाद हम गौर करेंगे इन तीनों बिल पर, इनको तीनों के प्रोविजंस को हम देखेंगे। बट टाइमलाइन, ये सिचुएशन जो रही वो मैंने आपके सामने रखी है इस प्रकार से। So, Vaibhav, the first ordinance of Farms Bill is regarding the Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020. इसका मेन जो मोटिव था दैट वाज रिगार्डिंग एपीएमसी। तो आप बताएंगे कि क्या एपीएमसी है क्या जनरली रिगार्डिंग द करंट सिस्टम, एग्रीकल्चरल सिस्टम, और ये बिल में है क्या एक्चुअली? ओके, तो जैसे कि आपने नाम ही बताया कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, और उसके ब्रैकेट में एक है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। अब ये बिल की जगह भी एक्ट हो गया, क्योंकि अब तो ये गवर्नमेंट ने पास कर दिया आज की डेट में जब हम बैठे हैं। इसको अगर समझने की कोशिश करें, और जैसे कि आपने रेफर भी किया एपीएमसी, ये एक बहुत कॉमन टर्म है आज के समय में। जो भी फार्मर इसको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कोई नया टर्म नहीं है, उनके लिए बहुत एक फेमिलियर टर्म है। और बहुत बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन है, एपीएमसी क्या है, एपीएमसी में क्या होता था, और अब आगे के समय में एपीएमसी को लेकर क्या फैसला आया है, इस सब चीजों को लेकर बात हो रही है। तो ये जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है, इसमें हम 3 हिस्से कर सकते हैं बेसिकली, अगर इसको मीनिंग को ब्रेक करें। पहला है फार्मर प्रोड्यूस। फार्मर प्रोड्यूस का मतलब जो भी किसान जो है हमारे खेतों में उगाते हैं, कोई भी चीज हो। अब उसमें केवल कंफ्यूज होने वाली बात ये नहीं है कि जितना गेहूं, चावल या फिर सब्जी या फल उग रहे हैं, केवल वो ही फार्म प्रोड्यूस है। एनिमल हस्बेंड्री भी इसी के अंदर काउंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक सिचुएशन है कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज सारी ही फार्मिंग में गिनी जाती हैं। तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री, कैटल वगैरह सब कुछ, उनका रियरिंग, उनके प्रोडक्ट्स, सब कुछ गिना जाता है। साथ ही फार्मर्स जो खेतों में उगा रहे हैं वो तो है ही उसके साथ। सेकेंड पार्ट इसका है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर बात करें, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर किसी भी चीज को खरीदना, बेचना, और उसके साथ में जितनी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वो पावर हो, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आप यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, या कुछ भी, कोई भी चीज ऐसी जो उस पर्टिकुलर ट्रेड एंड कॉमर्स में आ जाए, मतलब फार्मिंग से रिलेटेड हो, वो सब चीज इसमें गिनी जाएंगी। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह सब इसके अंदर आ जाएगा। लास्ट चीज जो है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। ये दोनों वर्ड से हम क्या समझते हैं, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन से, कि किसानों को
ये जो पूरा प्रोसेस है कि उनका जो सामान उन्होंने उगाया, वो चीज उन्हें जब बेचने जाए, ट्रेड एंड कॉमर्स करने जाए, तो उनको इजी हो जाए, सेलिंग उनका इजी हो जाए और उनको प्रॉफिट ज्यादा आए। ऐसी जो है सरकार की मंशा कह सकते हैं इस बिल को लाने समय जो रखी गई। अगर इसके मेन प्रोविजंस पर जाएं, तो मेन प्रोविजंस इसके स्टार्ट होते हैं कि एक टर्म है एपीएमसी। किसान पहले वहां पर अपनी फसल बेचते थे। अब उससे एपीएमसी क्या है उसको समझना पहले जरूरी है कि एपीएमसी क्या है, क्योंकि एपीएमसी को समझेंगे तब हम बता पाएंगे कि उसके प्रोविजंस कैसे एपीएमसी को हटाने की बात जो चल रही है वहां तक जाते हैं। तो एपीएमसी की अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी का फुल फॉर्म है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का क्या मतलब है? आसान भाषा में अगर इसको हम समझें, तो एक ऐसा एरिया, रिजर्व्ड एरिया, जहां पर मार्केट लगाई जाती है किसानों की, जो भी वो उगा रहे हैं फसल, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, गेहूं, चावल, कुछ भी हो, वो हर चीज उस मार्केट में बेची जाती है। एक ऐसा एक एरिया होता है, गवर्नमेंट उसको रिजर्व कर देती है, जहां पर किसान बेचते हैं। आसान भाषा में इसको समझे तो मंडी जिसे हम कहते हैं, जहां से हम लोग सब्जी फल वगैरह कई बार लेकर आते हैं जब हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो मंडी को ही हम एपीएमसी के नाम से ज्यादा जानते हैं। किसान उसको, कहीं मंडी नाम है, कहीं मार्केट कमेटी नाम है, उसका अलग अलग नाम है, बट मेजरली वो एक एरिया है जहां पर किसान अपनी फसल बेचने जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है एपीएमसी के बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, कि एपीएमसी शुरू किस लिए किया गया। एपीएमसी के शुरू करने का जो कारण था वो ये था कि हम, मतलब जिस देश में हम रहते आ रहे हैं भारत में, वहां पर स्टार्टिंग में किसानों को बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ, चाहे वो जमींदारों द्वारा किया गया हो, चाहे ब्रिटिश सरकार का भी एक रेवेन्यू बहुत ज्यादा था उसकी भी वजह से भी था। तो किसानों के पास कुछ भी पैसे बचते नहीं थे, और क्या होता था कि वो लोन में बहुत ज्यादा फंसे रहते थे, डेब्ट ट्रैप जिसको हम कहते हैं। तो किसानों के पास क्या होता था कि जैसे सपोज किसी जमींदार से उन्होंने पैसे लिए थे फसल उगाने के लिए, और उनकी फसल जैसे ही उगी है, तो जमींदार अक्सर क्या किया करते थे कि उनके खेत पर फसल कटने के समय पहुंचेंगे, वहां जाकर उनसे कहेंगे कि आपकी ये जो फसल है, ये जो है आप हमें इतने दाम पर दे दीजिए, और अपना जो आपने हमसे लोन ले रखा है उसके साथ उसको सेटल कर लेते थे। मतलब जैसे अगर सपोज करके उन्हें 1 लाख रुपए का लोन उन्होंने ले रखा है और उसके ऊपर साथ ही इंटरेस्ट होगा, तो वो 1.5 पौने 2 लाख या 2 लाख का जो भी उनका टोटल अमाउंट उन्हें मिलना है, वो उतने अमाउंट की फसल किसान से ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने किसान से जितनी फसल उस अमाउंट में थी वो सब ले ली। किसान को कुछ पैसे भी नहीं मिले क्योंकि वो लोन के अगेंस्ट में सेटल हुआ है। उसमें कोई मतलब कैश पेमेंट वहां नहीं हुआ है। तो लोन के अगेंस्ट में सेटल हो गया। अब किसान की फसल भी चली गई जिससे उसे पैसे कमाने थे, और उसको कुछ मिला भी नहीं, उसको कोई अर्निंग नहीं हुई। तो ना तो उसके पास अगली फसल बोने के लिए पैसा है, ना उसके पास अपने डेली एक्सपेंडिचर के लिए पैसा है, उसके पास किसी काम के लिए भी पैसा नहीं है, और उसकी फसल भी जा चुकी है। तो इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए एक लेजिस्लेशन जो है लाया गया, जिसमें एपीएमसी का जिक्र करा गया और कहा गया कि किसान जो है अब अपनी फसल अपने खेत से नहीं बेचेंगे, वो केवल और केवल एपीएमसी में ही जाके अपनी फसल बेच सकते हैं। यानी जो पर्टिकुलर एरिया गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, उसी एरिया में जाके फसल बिकेगी, और कहीं पे भी किसान फसल नहीं बेचेगा। तो डायरेक्ट एपीएमसी में फसल बिकेगी। ऐसा कहने के साथ ही एक लेजिस्लेशन लाया गया जिसको हम एपीएमसी, बहुत कॉमन वर्ड जो गिना जा रहा है। तो उसी मंडी में ही, सरकार की मंडी में ही फसल बिकेगी। और जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि एमएसपी एक होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके ऊपर डिटेल में अभी हम जाएंगे, बट मैं यहाँ थोड़ा सा उसको रेफर करूंगा कि एक मिनिमम प्राइस जो है सरकार सेट करती है कुछ क्रॉप्स का, उससे मिनिमम, उससे नीचे आप जो है उस क्रॉप को नहीं खरीद सकते। सपोज करके अगर कहा गया कि 1 क्विंटल अनाज 1800 रुपए में बिकेगा, तो 1800 से नीचे नहीं बिक सकता, वो मिनिमम है। उतने में फिर सरकार खरीदने के लिए इच्छुक है, तो इसलिए कोई भी 1800 से नीचे नहीं बेचेगा। तो ये जो है यहाँ पर एक बात हुई कि एपीएमसी में आपको एक मिनिमम रेट मिलेगा और आपको कैश मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि आपको कैश मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिल पा रहा था जमींदारी सिस्टम में या और सिस्टम्स में। जिनसे भी कर्जदार होते थे वो आकर सेटलमेंट कर लेते थे और कैश नहीं मिलता था। तो ये एपीएमसी आया, तो इससे ये बेनिफिट हुआ। एपीएमसी में बड़े बड़े ऑक्शन हॉल्स होते हैं, किसान अपनी फसल लेकर जाते हैं, वहां पर जो फसल लेकर जब जाएंगे तो उसके बाद फिर बोली लगती है। अलग अलग जो मतलब लोग होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, वो बोली लगाते हैं कि जैसे
किसी ने कहा कि मैं 1800, जैसे मैंने सपोज बेसिक आपको बताया कि 1800 का बेसिक प्राइस गवर्नमेंट का है, तो उसके बाद वहां से बोली लगनी स्टार्ट होगी। कोई कह रहा है मैं 1850 दूंगा पर क्विंटल, कोई कह रहा है मैं 1900 दूंगा, कोई कह रहा है मैं 2000 दूंगा। तो जितनी बोली ऊंची जाएगी, किसान हाईएस्ट जो बिड होगी उस पर बेच सकता है फसल। ये उसके पास अपना अधिकार है, और वो हाईएस्ट बिड कितनी भी हो सकती है। तो ऑक्शन हॉल्स वहाँ होते हैं, बड़ी-बड़ी शॉप्स होती हैं, जहाँ पर ये फसल खरीदी जाती है और बेची भी जाती है। कुछ कमीशन एजेंट्स भी होते हैं इस पर्टिकुलर मंडी में, एपीएमसी में, क्योंकि किसान डायरेक्टली नहीं जानता होता होलसेलर्स को, तो ये कुछ एजेंट्स होते हैं, जिनकी होलसेलर्स से भी बातचीत होती है और किसानों को भी जानते होते हैं। तो वो एक तरीके से जो है उन दोनों को मिलवाते हैं, फसल बिकवाते हैं, और उनका कुछ थोड़ा-सा कमीशन होता है, ब्रोकरेज जिसको हम कह सकते हैं, जैसा अक्सर प्रॉपर्टीज़ के लेन-देन में भी होता है। और इस पूरे प्रोसेस की जो बोली लगती है और सामान बिकता है, खरीदता है, उसकी रिकॉर्डिंग करी जाती है प्रॉपर मेथड से, और एमएसपी, जैसे मैंने आपको बताया, एमएसपी से मिनिमम जो है प्राइस दिया जाता है, उससे नीचे नहीं दिया जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं इस एपीएमसी की अगर मैं बात करूँ, तो एपीएमसी में प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो गिने-चुने होलसेलर्स होते हैं, जिनको खरीदना होता है सामान, फसल किसान की जो खरीद रहे हैं, वो कई बार अब देखा गया है कि आपस में सलाह कर लेते हैं कि हम इससे ऊपर का प्राइस नहीं देंगे। सपोज़ करके जैसे मैंने आपको बताया व्हीट है, उन्होंने कहा ₹1800 गवर्नमेंट का प्राइस है, लेकिन हम लोग सब बात कर लेते हैं कि हम 1850 तक जो है सब लोग, मतलब 8-10 लोग जो होलसेलर सब बैठ गए कि 1850 से ऊपर की बोली कोई नहीं लगाएगा, या ₹1900 से ऊपर की बोली कोई नहीं लगाएगा। तो क्या होगा कि आपस में कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं इनफॉर्मली। तो उससे ऊपर का रेट जब कोई नहीं देगा, तो किसान को मजबूरन उसी रेट पे बेचना पड़ेगा, जो रेट उन सब ने मिलकर सेट कर लिया होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी। और दूसरी चीज़ जो थी कि यहाँ पर 10 से 15% का एक गैप आ जाता है नॉर्मल प्राइस में, बेस प्राइस में, और जो प्राइस किसान को मिलता है। वो क्यों 10 से 15% कहाँ जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एपीएमसी में स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको सेट करके रखता है, मतलब पूरा मैनेजमेंट वगैरह जो होता है उस एपीएमसी में स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो 10 से 15% में कुछ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, कुछ सेस होते हैं, कुछ कमीशन 2-3% का कमीशन जो है, जो कमीशन एजेंट्स हैं उनको देना पड़ता है फार्मर्स को, क्योंकि उन्होंने मिलवाया है उनको। और भी जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लेबर का खर्चा, इधर-उधर सामान ले जाना-लाना, इस चक्कर में करीब-करीब 10 से 15% का मार्जिन आ जाता है। तो सपोज़ मानिए कि ₹1800 या 1850 की फसल बिकी है, तो किसान की जेब में उससे 15% करीब कम ही जाएँगे, यानी 200 सवा ₹200 का पर क्विंटल उसे नुकसान होगा, जो वो फीस भरेगा और जो टैक्स भरेगा और जो लेबर वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन का लगाएगा, वो सब उसका कम हो जाएगा। तो यानी उसको 1850 की जगह वो 1600 में ही पड़ा, अगर उसको देखेंगे आप। रिफॉर्म्स इसके अंदर हालाँकि आने लगे थे एपीएमसी में। अ, ये जो प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताई, ये कार्टेल वाली और 10 से 15% नुकसान वाली, इसी रिफॉर्म्स को देखते हुए 2003 में कुछ सरकारों ने इसके ऊपर थोड़ा-सा चेंज किया सिस्टम। जैसे कि दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, इनका मेजर हम देखते हैं कि थोड़ा-सा एपीएमसी के मतलब जो हमारा विभाग है उसमें चेंज कर दिया गया है। जैसे मैं महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, क्योंकि सबसे मेजर चेंज महाराष्ट्र में दिखाई दिया कि उन्होंने प्राइवेट मार्केट्स एस्टेब्लिश करी। आज के समय में करीब 18 प्राइवेट मार्केट्स महाराष्ट्र की जो है हैं स्टेट में। और एक और उन्होंने स्टार्ट किया, डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस। डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस का मतलब क्या है कि आप जो है कुछ लोगों को ऐसा लाइसेंस दे रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, जो बिना एपीएमसी के किसानों से डायरेक्ट फसल खरीद सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एपीएमसी में जो है ये सिस्टम है कि किसानों को एपीएमसी में ही जाके बेचना है और कहीं नहीं बेच सकते। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए ये काम किया कि उन्होंने प्राइवेट मार्केट भी एस्टेब्लिश करी, यानी जहाँ पे किसान डायरेक्टली जाके बेच सकता है। जैसे आप नाम बहुत सुना है हम लोगों ने रिलायंस फ्रेश का। तो रिलायंस फ्रेश जैसी बड़ी जो फर्म्स हैं, वो डायरेक्टली किसान से परचेज़ करती हैं प्राइवेट मार्केट। वो एपीएमसी में नहीं करती हैं। और डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस जो है वो ये है कि कुछ बड़े लोगों को, बड़ी फर्म्स को, जिनके पास सरकार के हिसाब से पैसा है और वो लायबिलिटी उनके पास है उतनी कि वो खरीद सकते हैं, तो उन्हें भी लाइसेंस दे दिया गया कि आप किसानों से डायरेक्ट डील कर लीजिए। तो करीब 18 बड़ी प्राइवेट मार्केट हैं महाराष्ट्र में, और करीब 1100 से ऊपर के लाइसेंस भी हैं लोगों के पास, 1100 लोगों के पास लाइसेंस है, जो डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एपीएमसी से बाहर कहीं देश में बिक ही नहीं रहा है या कुछ ऐसा किसान नहीं बेच रहे हैं।
हो रहा है ये सिस्टम महाराष्ट्र में, तो गवर्नमेंट की परमिशन से ही हो रहा है, क्योंकि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये गाइडलाइंस दी गई थी कि आप अपने एपीएमसी को थोड़ा-सा एक मॉडल गाइडलाइंस दी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो सुधार के नज़रिए से ही महाराष्ट्र सरकार ने ये काम किया है, जो उन्होंने प्राइवेट मार्केट्स को और डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस को अ, मतलब परमिशन दिया है। तो ये जो है आपका एपीएमसी का कांसेप्ट है, जो आप चाह रहे थे मैं फोकस करूँ कि एपीएमसी क्या है। अब इस एक्ट में एपीएमसी को रिलेटेड क्या चीज़ है, मैं थोड़ा-सा फोकस उस पर शिफ्ट करना चाहूँगा। अगर आप जाएँगे, ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट ये कहता है कि एपीएमसी जो था, जो अभी तक एक लायबिलिटी था, कि सरकार ने ये परमिशन किसान को दे रखी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एपीएमसी में बेच सकते हैं। अब इससे बाहर की परमिशन दे दी गई है। मतलब किसानों को फ्री कर दिया गया है। उन्हें कह दिया गया है कि आप एपीएमसी से बाहर भी फसल बेच सकते हैं। अब ये बाहर क्या-क्या हो सकता है? आप ऐसा हो सकता है कि आपके कोई फार्म, जो आपका प्लॉट है, वहीं पर आके फसल ले ले, जैसे कि पहला होता था, जैसे मैंने आपको बताया। सिमिलरली आप किसी फैक्ट्री में बेचना चाहें, आपके आस-पास, जैसे अगर आप आलू उगाते हैं और लेज़ की या किसी और चिप्स की फैक्ट्री आस-पास है, तो आपने उसको आलू बेच दिया, तो आपको वहाँ से भी सेल हो सकती है। आप किसी वेयरहाउस को, कोल्ड स्टोरेज को कहीं भी बेचना चाहें, या फिर आप जो है एक्सपोर्ट करना चाहें उसको, तो आप मतलब आप फ्री हैं अब, आप कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरा एक एस्पेक्ट है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का एक बहुत बड़ा डिबेट यहाँ है, कि पहले बात ये होती थी कि आप एपीएमसी में बेचेंगे, तो अक्सर किसान अपनी ही एपीएमसी में बेचता था, अपनी मतलब जिले की या अपनी स्टेट की। अब ये कह दिया गया है कि आप दिल्ली के किसान हैं, आप यूपी में जाके, महाराष्ट्र तक में जाके कहीं भी बेचना चाहें भारत में, आप बेच सकते हैं, किसी भी स्टेट के अंदर। हालाँकि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, चोरी-छुपे हर जगह ट्रांसपोर्ट होके माल जाता था। बट अब ओपन लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से है कि आप इंटर स्टेट बेच सकते हैं। दिल्ली का किसान बिहार में, बिहार का झारखंड में, कोई भी किसान कहीं भी जाके फसल बेच सकता है पूरे देश के अंदर। ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करी गई है, डिजिटल मार्केटिंग की। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न ऐप यूज़ करते हैं, तो उन ऐप्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि सामान बिकते हैं, हर तरीके का सामान बिकता है। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भी डिजिटल ऐप्स के थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा, वो अपनी फसल डिजिटल ऐप पे बेच सकते हैं, कि वो अपना जैसे मार्केट का जो उनका एक्सपेक्टेड प्राइस है, वो पुट कर दें कि मेरे पास 500 क्विंटल जो है अनाज है, और मैं उसके इतने पर क्विंटल के हिसाब से पैसे लेना चाहता हूँ। तो जैसे हम लोग सब डाल देते हैं, आजकल प्रॉपर्टीज़ भी ऑनलाइन जैसे सेल होती हैं, उसी तरीके से किसान अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकता है। ऐसा भी एक प्रोविज़न डाला गया है। जो सबसे एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न इसमें डाला गया है, जो इसकी बहस को थोड़ा-सा और गर्म भी कर देता है, वो ये है कि स्टेट टैक्सेस नहीं होंगे। गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्ट्रिक्ट एक एडवाइज़री है इसके अंदर जो है, कि कोई भी फीस या सेस या फिर कोई टैक्स एपीएमसी से बाहर बेचने पर, जो प्राइवेट मंडीज़ जो लगेंगी, वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, किसी भी तरीके का। तो ये जो है, ऐसा एक बड़ा प्रोविज़न है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा जो है, विशेष ध्यान हमें देना होगा। और इसमें एक चीज़ जो है कि अगर जैसे सपोज़ करके प्राइवेटली कोई मंडी लगती है बाहर, जैसे जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में ऑलरेडी हो रहा है। अगर इसी तरीके से सारे देश में मंडी लगनी चालू हो जाती है, एपीएमसी के बाहर भी प्राइवेट मंडी लगती है, तो उस एरिया के अंदर जो है डिस्प्यूट होने के भी चांसेस हैं, कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है कि मतलब सपोज़ करके किसी ने आपसे कहा कि नहीं, मैं आपका 500 क्विंटल अनाज खरीदता हूँ, उसने अनाज खरीद भी लिया, आपको पेमेंट करने का वादा किया, लेकिन पेमेंट नहीं किया किसान को। तो ऐसे में किसान या फिर जो खरीदने वाला व्यक्ति है, उनमें अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यहाँ कुछ मैकेनिज़्म बनाए गए हैं। वो मैकेनिज़्म किस तरीके से हैं? वो मैकेनिज़्म कुछ इस तरीके से है कि ये मामला एसडीएम कोर्ट में जाएगा, जो हमारे जिले के एसडीएम होंगे, उनके कोर्ट में जाएगा। 30 दिन का समय उनको लगेगा। वो पहले एक कंसिलिएशन बोर्ड बनाएँगे बातचीत के लिए। बातचीत के लिए जो बोर्ड होगा, उसमें अगर ये सेटल हो जाता है मामला, तो अच्छी बात है। नहीं होता है, तो फिर ये एसडीएम अपने हिसाब से, उनको लीगल पावर दी गई है कोर्ट के तरह ही, तो वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी ये मामला सॉल्व नहीं होता है, तो फिर जो उस एरिया के कलेक्टर होंगे, आईएएस अधिकारी, उनके पास ये जाएगा। हर किसी को 30-30 दिन का टाइम दिया गया है, कि अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, अगर वहाँ सॉल्व हो जाता है अच्छी बात है, फिर भी सैटिस्फाइड नहीं है, तो आप और ऊपर वाले मैकेनिज़्म पे जा सकते हैं। या हालाँकि लेकिन यहाँ पर किसी कोर्ट को पावर नहीं दी गई है, किसी भी सिविल कोर्ट को जो है पावर नहीं है, कि आपकी कोई भी हियरिंग कोर्ट में नहीं जाएगी, जो कि एक बड़ा सवाल है, और बहुत ही नाराज़ बहुत लोग हैं इसको लेकर, कि हमारा कानून अधिकार छीन लिया हमसे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पक्ष है, इसके ऊपर भी हम आएँगे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें एक्ट को समझने की,
तो बहुत ही ब्रीफ में मैं एक बार इसको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ सबके लिए कि एपीएमसी वो एरिया था जहाँ पर किसान फसल आज तक बेचता था या जहाँ उसे बेचने के लिए कहा जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि एपीएमसी के बाहर भी किसान फसल बेच सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके कोई फसल उनके जो है फील्ड से आके खरीद सकता है, वेयर हाउसेस में, कोल्ड स्टोरेज में या किसी प्राइवेट मंडी में, बड़ी-बड़ी और मंडियाँ लग सकती हैं सरकारी मंडी के अलावा। कहीं पे भी, जहाँ पे भी वो बेचना चाहें, वो किसी को भी अपनी फसल कभी भी बेच सकते हैं। तो यहाँ ये वाला काम करने की कोशिश करी गई है और एक इंटर स्टेट वाला सिस्टम है कि आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। किसी को भी बेच सकते हैं और कहीं भी बेच सकते हैं, ये बात करी गई है और डिस्प्यूट सॉल्व करने का मैकेनिज़्म भी जो एसडीएम कोर्ट वाला है, वो है, जो मैंने आपको समझाया। तो ये इस एक्ट की सारी बारीकियाँ हैं। ओके, सो वैभव, आपने अभी ये पूरा एक्सप्लेन किया लॉ, बट इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स क्या हैं? फार्मर्स इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दीज लॉज, तो क्यों फार्मर्स इनके अगेंस्ट हैं और क्या प्रॉब्लम्स फार्मर्स को इन लॉज से है? हाँ, तो वर्तिका जैसे कि अभी हमने समझा कि वैसे बेसिकली अगर इसको थोड़ी स्मॉल लैंग्वेज में समझे तो इतना ही था कि आप बाहर जाके बेच सकते हैं, केवल इतना सा प्रोविज़न था। तो अब सवाल ये आता है कि जब अगर फार्मर्स को आप फ्रीडम दे रहे हैं कि कहीं भी बेच सकते हो, पहले एक रिस्ट्रिक्शन थी, तो उन्हें तो खुश हो जाना चाहिए। उन्हें ये होना चाहिए कि अब तो भाई कहीं भी बेच सकते हैं तो हमें ज़्यादा ही दाम मिलेगा। पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं जो कि फेस कर रहे हैं फार्मर्स, उनके ऊपर भी हम थोड़ा-सा क्योंकि उनका पक्ष जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात कर लेते हैं कि सरकार ने इसको लेकर क्या कहा है कि इसमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उनके मेरिट्स क्या हैं एक्ट के। सरकार ये कह रहा है कि हम लोग जो है आपको फ्री कर रहे हैं सबसे पहली बात, इंटरस्टेट दे रहे हैं, आपको प्रोविज़न की कहीं भी जाके बेचिए, किसी को भी बेचिए, कहीं पर भी मंडी एस्टेब्लिश करिए। दूसरा क्या है बिज़नेस की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि किसान जो है एपीएमसी में एक्सप्लॉइट होता था, कमीशन देना पड़ता था, बहुत दिक्कतें आती थी। अब किसान फ्री है तो कहीं भी बेचेगा तो अच्छा बिज़नेस बनेगा, पैसे भी ज़्यादा आएँगे, प्रॉफिट बनेगा। सरकार कह रही है कि इससे कॉम्पिटिशन अच्छा होगा, मतलब आपस में किसानों में बेटर कॉम्पिटिशन होगा क्योंकि ये देखा गया है जब भी हम देखते हैं कि जब आप कहीं भी बेचते हैं और आप कंपैरिज़न ड्रॉ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई चाहता है कि उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो। क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे से बेहतर मेरा सामान बनेगा, तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से बेच पाऊँगा और मेरा सामान पहले बिकेगा। तो ये एक मंशा होती है हर किसी के मन में, तो इससे क्या होगा कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा कि क्वालिटी अच्छी मिलेगी। उसके बाद क्या है सरकार चाहती है कि इससे क्या होगा इनोवेशंस बढ़ेंगी। जब किसानों के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा तो वो अपनी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे और अच्छी फार्मिंग करेंगे जो मतलब पहले से नहीं हो पा रही थी, मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज़ हो पा रही थी, ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न की तरफ शिफ्ट होगा। और ऐसा भी एक प्रश्न करा गया कि केवल एग्रीकल्चर के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? कि मतलब जब आप कोई अगर लेदर कोई बनाता है या कोई शूज़ बना रहा है या कोई क्लोथ्स बना रहा है, जब वो भी चाहे तो देश के किसी कोने में भी अपना सामान बेच सकता है, देश के बाहर भी बेच सकता है। तो केवल किसान के साथ ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है कि वो केवल एपीएमसी में बेच सकता है? उसको भी किसी को भी बेचने की आज़ादी होनी चाहिए। तो सरकार ने कुछ अपने ये पक्ष रखे जिनको हम मेरिट्स भी कह सकते हैं। डीमेरिट्स की बात करें या किसानों के पक्ष की बात करें इस बिल पर, तो वो ये है कि किसान ये कह रहे हैं कि एक उन्होंने अपने हिसाब से सिचुएशन सोची है कि हाइपोथेटिकली आप सोचिए कि एपीएमसी भी है और एक प्राइवेट मंडी भी है। एपीएमसी के अंदर 10 से 15% का वो आपको मैंने बताया टैक्स या सेस या सब कुछ मिला के लग रहा है, कमीशन जा रहा है। और दूसरी जगह पे कुछ नहीं लग रहा है, सब कुछ फ्री है, कोई टैक्स नहीं देना है, डायरेक्ट बेचना है, 2100 में बेचा तो 2100 मेरी जेब में जाएँगे। उसमें कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं है। तो उनका मानना ये है कि सारे किसान उधर शिफ्ट हो जाएँगे, जितने भी किसान होंगे। एपीएमसी में तो कोई बेचेगा नहीं, क्योंकि जब एपीएमसी में ₹1800 मिल रहे थे और 1800 में से भी कम हो जाते थे 15% 10 से 15% और वहाँ तो पूरे पैसे मिलेंगे, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किसान धीरे-धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएँगे, अपने जो है एपीएमसी से प्राइवेट मंडी की तरफ। अब यहाँ ये कहते हैं कि इससे एपीएमसी का एंड हो जाएगा। मतलब सरकार ऐसा कहेगी कि देखिए एपीएमसी में तो कोई बेचने ही नहीं आता, क्योंकि हर कोई तो प्राइवेट मंडी में जाता है, उसको वहाँ अच्छा दाम मिलता है। तो एपीएमसी इस तरीके से पहले कंज्यूमर कम होते एपीएमसी लगभग डिसॉल्व हो जाएगी। इससे 3 तरीके के नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि एपीएमसी में सरकारी मंडी थी तो गारंटी थी कि एमएसपी इतना होगा तो उसके हिसाब से प्राइस देना पड़ेगा। तो वो खत्म हो सकती है, किसानों का ऐसा मानना है कि जब एपीएमसी नहीं रहेगी,
तो फिर मंडी में जो प्राइस मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा। बाद में जाके अगर प्राइवेट मंडी में स्टार्टिंग में चलो मान लिया कि अच्छा प्राइस दे रहे हैं, 1800 का 2100 दे रहे हैं। बाद में जाके अगर वो ये कह दें कि आप तो प्राइवेट मंडी में हैं, यहाँ तो सरकार का रूल नहीं चलता है, यहाँ तो हम एमएसपी नहीं देंगे। तो हो सकता है कि 5 से 10 साल बाद उनको एमएसपी ना मिले, ऐसा किसानों का मानना है कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ। दूसरा नुकसान स्टेट को होगा, जो स्टेट की राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकारों को टैक्सेस नहीं मिलेंगे। जो टैक्स ले रहे थे, सेस ले रहे थे, चार्ज कर रहे थे सब कुछ, वो सब खत्म हो जाएगा। और तीसरा एक जो बड़ा पक्ष है, जिनको हम कहते हैं कमीशन एजेंट, जिनको हिंदी में आड़तिया कहते हैं, और जो वहाँ लेबरर्स हैं या वर्कर्स हैं, जिनकी शॉप्स हैं, या कुछ जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं काम, करीब-करीब ऐसे 20 लाख से लेकर 40 लाख के बीच का फिगर है, राज्य अलग-अलग राज्यों में मिला के, जो एपीएमसी में लोग काम करते हैं। तो माना जा रहा है कि इन लोगों की नौकरियाँ छिन जाएँगी, इन लोगों के पास जो रोज़गार है वो खत्म हो जाएगा, कि जब कोई एपीएमसी में आएगा ही नहीं, तो ना तो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होगा, ना शॉप्स यूज़ होंगी, ना कोई और लेबर यूज़ होगी। तो जब ये सारे लोग जो है देखा जाए तो बेरोज़गार हो जाएँगे, ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि सरकार हमसे हमारा लाइवलीहुड छीन रही है, बेसिकली हमारी नौकरियाँ, हमारा जीने का अधिकार छीन रही है। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है। किसानों की एक और बड़ी जो समस्या जो उन्होंने रखी है वो ये है कि जुडिशियल हमको जो है सपोर्ट नहीं दिया गया सरकार द्वारा। अगर उन्होंने कहा है कि एसडीएम कोर्ट में जाना है, तो एसडीएम उनका मानना ये है कि गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, उनको करप्ट करना बहुत आसान है, उनके ऊपर दबाव बनाना बहुत आसान है। यानी जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करेंगे, जो हमसे खरीदेंगे प्राइवेट मंडी में, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो अपने पैसे का और पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए हमारा मामला दबा हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, अगर हमारे साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो। तो ऐसा एक उनका पक्ष मानते हैं वो लोग कि हम मतलब जुडिशियल हमें आप स्कोप हमारा खत्म कर रहे हैं, ले जाने की व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, तो हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, ऐसे उनकी एक चिंता है। उनका एक और मानना ये है कि इसमें कोई रेगुलेशंस नहीं होंगी, क्योंकि देखिए अगर प्राइवेट मंडी है तो वहाँ तो ना रिकॉर्डिंग का स्ट्रक्चर होगा, ना सरकारी इंटरफेरेंस है, कोई कुछ भी कर सकता है, मनमानी हो सकती है। और एक और चीज़ है उनका मानना ये है कि जो ये कह रहे थे कि यहाँ कार्टेल बनता है और यहाँ कुछ लोग सेट कर लेते हैं दाम, ये काम तो वहाँ भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि ये काम जो है, नई जो प्राइवेट मंडी जहाँ पर बिकने की बात करी जा रही है कि ओपन मार्केट में आप बेचिए, तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े जो खरीदने वाले होलसेलर्स हैं, वो कह दें कि नहीं हम तो रेट फिक्स कर ले रहे हैं, हम 1900 से ऊपर देंगे ही नहीं। तो कार्टेल वहाँ बन सकता है जिसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में ओलिगोपोली कहते हैं। तो वो कह रहे हैं एक नए समय की एक नई तरीके की ओलिगोपोली वहाँ बन जाएगी, तो हमें वहाँ पे भी कुछ ऐसा फ़ायदा होना वाला नहीं है, 2-4 साल की ये चाँदनी है, हमें उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। और लास्ट जो मुद्दा ये था, कमीशन एजेंट्स को लेकर सरकार का एक बहुत बड़ा पक्ष है, कि कमीशन एजेंट्स यहाँ पर आपको परेशान कर रहे हैं, आपसे पैसे लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं, तो उनका मानना ये है किसानों का, जो उन्होंने कहा, कि ऐसा होगा कि जो एपीएमसी में कमीशन एजेंट्स हैं, वो एपीएमसी से प्राइवेट मंडी में शिफ्ट हो जाएँगे। क्योंकि देखिए, किसान ही है, ऐसे माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कम जो है उनको अवेयरनेस होती है, कम पढ़े-लिखे होते हैं, कम संपर्क होता है, तो बड़े-बड़े मल्टीनेशनल से या किसी इंडस्ट्री से डील करना किसान के लिए तभी पॉसिबल नहीं होगा अगर आज नहीं है तो। तो किसानों को बीच में फिर ना कोई ना कोई व्यक्ति चाहिएगा। तो ये कमीशन एजेंट सरकारी मंडी एपीएमसी से उठकर प्राइवेट मंडी में चले जाएँगे, क्योंकि किसानों को डील करने में फिर यही लोग हेल्प करेंगे। तो उनका मानना ये है कि उन लोगों को कमीशन तो फिर भी मिलेगा। आपके यहाँ भी जो है वो कमीशन रेगुलेट होता था, पता लगता था कि 2 से 3% का कमीशन गया है। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे फिर वो हमसे 5% 10 जो भी कमीशन माँगेंगे, हमें देना पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी फसल बेचनी होगी। तो किसानों का यही मुद्दा है कि मतलब ना तो कमीशन खत्म होगा, साथ ही आपने हमारी न्यायालय की व्यवस्था खत्म कर दी, ओलिगोपोली बन जाएगी यानी वही कार्टेल सिस्टम रहेगा ही रहेगा और एपीएमसी खत्म हो जाएगी तो एमएसपी पे खतरा है कि एमएसपी जो है मिलेगी, नहीं मिलेगी। सरकारों के जो टैक्सेस हैं वो खत्म हो जाएँगे और उम्मीद है कि ये लेबर ये सब है इन लोगों का कुछ लोगों को नौकरियाँ भी जा सकती हैं। तो ये कुछ किसानों की चिंताएँ हैं जिनको हम डीमेरिट्स भी कह सकते हैं इस एक्ट के और जो सरकार ने बेनिफिट्स बताए वो मैंने आपको बताए। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस बिल को लेकर है कि चर्चा में कि क्या इसका पक्ष है, क्या विपक्ष है। इन सब मुद्दों के ऊपर आज के समय में बहस जारी है। सो ओके, वैभव, आपने फर्स्ट लॉ हमें समझाया। उस लॉ में आपने एक वर्ड का बहुत बार जिक्र किया, वो वर्ड था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और हमने ये फार्म्स प्रोटेस्ट में भी देखा कि फार्मर्स एक ही डिमांड कर रहे हैं, दैट इज एमएसपी एमएसपी।
सो आप उस एमएसपी को ज़रा विस्तार में समझाएं, और जो हमारा सेकंड एक्ट है दैट इज़ फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, तो इस एक्ट में क्या है और कैसे एमएसपी जो है वो फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी एक बार बताएं। ओके, थैंक यू वर्तिका। सेकेंड एक्ट जैसे कि आपने बताया, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इसको भी देखें तो दो तरीकों में इसको भी हम बांट सकते हैं। पहला है फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट, उनका प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट करना। और दूसरा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किस चीज के ऊपर है? प्राइस के ऊपर एग्रीमेंट है और फार्म सर्विसेज के ऊपर एग्रीमेंट है कि फार्मर क्या सर्विसेज देगा। तो इसको जो है आसान भाषा में बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी जो है आजकल डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ हो रही है। इसको अब देख लेंगे हम कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आएगी। उससे पहले जैसे कि आपने एमएसपी की बात करी, तो थोड़ा सा एमएसपी के ऊपर मैं अपना ध्यान दर्शकों का हमारे देना चाहूंगा। एमएसपी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका जो मतलब फुल फॉर्म है, एक मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है। सपोज करके हम वीट खरीद रहे हैं, 1 क्विंटल वीट अगर हमने खरीदा तो गवर्नमेंट ने सपोज कहा कि 1800 रुपए 1 क्विंटल वीट का मिनिमम प्राइस होगा, इससे कम फार्मर नहीं बेचेगा कभी भी। तो वो जो है उसका एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया। गवर्नमेंट ने जो प्राइस सेट कर दिया उससे ऊपर ही बेचना पड़ेगा उसको। मतलब गवर्नमेंट इतने पे तो गवर्नमेंट ही तैयार है लेने के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कोई ना खरीदे, आप हमारे पास आइए, हम ले लेंगे। तो उतने पे गवर्नमेंट तैयार है, बाकी वरना उससे ऊपर तो किसान कितने में बेच सकता है, 1900 2000 कितने में भी जा सकता है। अब एमएसपी को कैसे फिक्स किया जाता है, ये इसको भी लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका है, दुविधा है, जो लोगों को नहीं भी पता है। एमएसपी को फिक्स करने के लिए हमारे एक बहुत फेमस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, एमएस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जी की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि एमएसपी को फिक्स करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि आप प्राइस फिक्स करने के लिए किसान ने जितना पैसा खर्च किया है अपने बेसिक रॉ मटेरियल्स पे और जो उसका फिक्स्ड कॉस्ट है, आप केवल उतना दे दीजिए उसको जितना टाइम आप एमएसपी दे रहे हैं। सपोज जैसे मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी का 1.5 गुना देंगे, तो आप उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूसरा मेथड ये है कि आप एक काम कर सकते हैं कि जो उन्होंने कॉस्ट लगाई है प्लस ऊपर से उनका जो ट्रांसपोर्टेशन में, पावर में जो खर्चा हुआ वो सब भी, उसको जोड़कर उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये एक और तरीका होता है। और एक तीसरा तरीका होता है कि फार्मर ने जितना ये सब किया प्लस जितना फिर उसने टैक्सेस वगैरह सब कुछ जिसमें काउंट हो जाए, इन एंड आउट सब कुछ जब काउंट हो जाए, तो वो मेथड एक होता है जिसको हम कहते हैं इस लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स में, C2 मेथड। तो वो C2 मेथड से आप जितना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 1.5 अगर टाइम्स देना चाहते हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाए। अब डिबेट एक्चुअली क्या है कि कभी भी गवर्नमेंट जो है C2 टाइप का जो एमएसपी होता है वो नहीं देती है। एमएसपी जब कैलकुलेट करा जाता है हर साल के एनुअल बजट में कि किस तरीके से एमएसपी दिया जाएगा, तो जो बीच वाली कैटेगरी है A2 प्लस FL, जिसके अंदर खाली फिक्स कॉस्ट और उसके साथ में जो थोड़े बहुत बेनिफिट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके दिया जाता है। तो किसानों की पहली मांग तो ये रहती है कि आप हमें एमएसपी C2 वाला दीजिए जिसमें हमारे सारे खर्चा कवर हो। तो ये एक डिमांड किसानों की जनरली रहती है। उसके अलावा क्या है कि एमएसपी पे फसलें अक्सर कहा जाता है कि सरकार खरीदेगी, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे अगर आप एमएसपी पे बेचने जाओ, तो जो सरकार का प्रोक्योरमेंट जहाँ होता है, जहाँ पे पीडीएस से जहाँ पे हम सामान लेते हैं, जो मतलब सामान जाता है, वो जो वहाँ पे हम बेचने जाएगा किसान, तो उसको कहा जाता है कि आप कल आइए, परसों आइए। मतलब वो अभी हमारे पास स्टॉक रखने की जगह नहीं है। तो किसान नेचुरली परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए फिर वो क्या करता है, वो जो है उसे कोशिश करता है कि ब्रोकरेज के थ्रू, कमीशन एजेंट्स के थ्रू बेच दे उसको। इसीलिए फिर ये कमीशन एजेंट्स का सिस्टम आता है कि उन्हें डायरेक्टली नहीं बिक पाता है। अब कमीशन एजेंट इसमें क्या चालाकी करते हैं कि वो इनसे, जो हमारे ये जो ऑफिसर्स हैं जहाँ फूड्स प्रोक्योरमेंट किया जाता है, उनसे सेटिंग करते हैं पहले से ही, कि वो पहले किसान को मना कर देंगे, फिर जब किसान से कमीशन एजेंट खरीद लेगा, तो किसान से कमीशन एजेंट 300-400 रुपए कम में खरीद लेता है। 1800 का अगर प्राइस है तो 1500 या 1300 रुपए में खरीद लेगा। और फिर वो कमीशन एजेंट किसान बनकर उसी की आइडेंटिटी से जो है वो जाके फूड प्रोक्योरमेंट में देगा, और अब की बार जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो उसको ले लेंगे। तो क्या होगा कि ये जो बीच का जो 400-500 का गैप आ गया, उसमें से कुछ पार्ट एज अ जो है रिश्वत चला जाएगा ऑफिसर को, कुछ पार्ट जो है कमीशन एजेंट का बच जाएगा। तो ये एक तरीके से सेटलमेंट होके जो करप्शन हो जाता है, उस वजह से किसान को एमएसपी से भी नीचे का प्राइस मिल जाता है। तो और किसान ये सब क्यों करता है? क्योंकि किसान को होता है कि अगर वो 2-3 दिन यहाँ रहेगा,
तो उस एरिया में उसको जो है रेंट देना पड़ेगा क्रॉप को रखने का, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, तो वो सब छोड़ के किसान सोचता है कि 200-300 रुपए कम में ही ले लेते हैं। तो किसान इस वजह से मजबूर हो जाते हैं बेचने के ऊपर। अब यहाँ जो डिबेट हम इस बिल की कर रहे हैं, इस बिल के अंदर ऐसे क्या फीचर्स थे, जिसमें एमएसपी की बात इतनी ज़्यादा आई? यहाँ क्या है कि ये बिल कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मैंने कहा, करी जा सकती है। मतलब क्या होगा कि जैसे आप सपोज़ करके एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप जो है लेज़ की आपकी फैक्ट्री है, आप चिप्स बनाते हैं। आपने कहा मुझे आलू लेना है और मैं किसान हूँ, तो आप मेरे पास आएँगे, आप मुझे बताएँगे देखिए हमें इस टाइप का आलू चाहिए और आप इस टाइप का आलू उगाइए हमारे लिए। हमें 500 क्विंटल आलू चाहिए, हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हम उससे चिप्स बनाएँगे, तो आप हमें इस टाइप का आलू प्रोवाइड कराइए, हम आपको इतने रुपए प्रति क्विंटल आलू के देंगे। आपने मुझसे बातचीत कर ली वर्बली, फिर आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि ये टाइम पीरियड रहेगा, ये हमारा प्राइस रहेगा पर क्विंटल का, ये हमारी क्रॉप है, ये टाइम ड्यूरेशन और जो-जो और थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, कि पेमेंट कैसे होगा सब कुछ आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच साइन हो गया, इसके बाद जब मेरी फसल तैयार हो जाएगी, तो मैं आपको अपनी फसल दूँगा और आप मुझे उसके बदले पेमेंट करेंगे। ये एक सिंपल तरीके से हम इस बिल को समझ सकते हैं कि कानून में केवल कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करी गई है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। और प्राइस एश्योरेंस और फार्म सर्विसेज जो वर्ड हैं वो इसलिए हैं क्योंकि कितने प्रति मतलब कितने जो है पैसे के ऊपर वो मतलब बेची जाएगी क्रॉप वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है और उसमें ये भी फिक्स्ड है कि हम कितने टाइम में उसे उगाएँगे और क्या-क्या देंगे। तो फार्म सर्विसेज भी उसके अंदर फिक्स्ड हैं। अब इसमें प्राइस के 2 मैकेनिज़्म दिए गए हैं सरकार द्वारा जो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन ये है कि आप पहले ही फिक्स कर लें कि मैंने आपने मुझे बोल दिया कि मैं आपको ₹50 किलो के हिसाब से दूँगा पैसा। तो आपने मुझे कह दिया ₹50 किलो, मैंने आपसे फिक्स कर लिया, मैं जब मेरी क्रॉप उग जाएगी मैं आपको ₹50 किलो के भाव ही बेचूँगा। लेकिन बाय चांस अगर प्राइस उस समय बढ़ जाता है आलू का और आलू ₹70 किलो हो जाता है, तो मुझे तो ₹50 किलो बेचने में नुकसान है। तो कुछ किसानों का तो यही आर्गुमेंट है कि अगर प्राइस फिक्स कर लिया और बाद में नुकसान हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए प्राइस फिक्स करने के कॉन्ट्रैक्ट बेकार हैं उनके हिसाब से। दूसरी इसी में सरकार ने एक और भी दी है कि आप प्राइस एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर लीजिए कि ये मेरा फिक्स प्राइस है, इससे कम तो मैं नहीं बेचूँगा। और अगर जो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, मतलब जैसे सपोज़ इन्फ्लेशन हो जाता है थोड़ा टाइम में, तो जितना इन्फ्लेशन होगा उसके हिसाब से प्राइस में थोड़ा-सा चेंज और आ जाएगा। तो अगर ₹10 महँगा हुआ तो ₹10 का चेंज उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो ये 2 मेथड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिए हैं। एक मेथड फिक्स पहले करने का और एक मेथड थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रखने का। बट किसानों को उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है उसको लेकर। एक बात ये है, प्राइस फिक्स इस तरीके से होगा। उसके बाद जो है डिलीवरी पेमेंट के मैकेनिज़्म भी गवर्नमेंट ने यही दिया है कि 3 दिन के अंदर जो है मतलब डिलीवरी लेने के जैसे आपने मुझसे 500 क्विंटल ले लिया तो आप मुझे 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। और वैसे तो ऑन द डे ऑफ डिलीवरी ही करना है, लेकिन 3 दिन का ये टाइम क्यों है? सपोज़ करके जैसे आपने मुझसे फ्राइडे को आपने डिलीवरी ली, सैटरडे को बैंक हॉलिडे आ गया, संडे को भी बैंक हॉलिडे है और फिर मंडे को 26 जनवरी है, तो नेशनल हॉलिडे है। तो मैक्सिमम 3 दिन का गैप जो है बैंक हॉलिडेज़ के हिसाब से लिया जा सकता है, पेमेंट करने में और उसमें भी आपको रिटर्न में मुझे लिख कर देना होगा कि आप मुझे 3 दिन बाद पेमेंट करेंगे क्योंकि ये डिले आ रहा है जो कि टेक्निकल डिले है। आपकी वजह से डिले नहीं हो रहा है, बैंक की वजह से डिले हो रहा है। तो ऐसा एक मतलब जो है गवर्नमेंट ने सिस्टम मैकेनिज़्म बनाया है। जैसे हमने बताया था कि मतलब जो सिविल प्रोसीजर पहले एक्ट में था, एसडीएम कोड, डीएम कोड और जो कंसिलिएशन बोर्ड का था 30 डेज़ मैकेनिज़्म, वही सेम मैकेनिज़्म इसमें भी है अगर डिस्प्यूट हो जाता है कल को कोई, तो उसके लिए वही सेम मैकेनिज़्म है। और इसमें एक जो प्रॉब्लमैटिक थोड़ी-सी चीज़ है वो ये है कि आप कोई इंडस्ट्रीज़ जो हैं, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए मुझसे कुछ खरीदने के लिए। आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप मुझसे कुछ भी खरीद सकते हैं। तो एक बेसिक आइडेंटिटी केवल पैन कार्ड है। तो ये थोड़ा-सा एक प्रॉब्लमैटिक इश्यू भी आएगा जिसको हम डीमेरिट्स में डिस्कस करेंगे। पेनल्टी को लेकर भी कुछ थोड़े से प्रावधान गवर्नमेंट ने बनाए क्योंकि जैसे सपोज़ करके कोई डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद किसी का लॉस हो गया, फार्मर का या फिर जो व्यक्ति खरीद रहा है, जिसको यहाँ स्पॉन्सर बनाया गया है। तो अगर किसी को भी लॉस होता है, जो कि लॉस होगा जनरली फार्मर का ही, क्योंकि मैक्सिमम केस में फार्मर का ही क्रॉप फेलियर होता है, तो उसका ही लॉस होता है। तो फार्मर ने अगर लॉस लिया है, तो उसको कंपनसेट स्पॉन्सर करेगा, जो स्पॉन्सर खरीदने वाला था। और अगर स्पॉन्सर को लॉस होता है बाय चांस कि स्पॉन्सर जो है मना कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, तो स्पॉन्सर ने जितना जो है उस पे अपना पैसा खर्च किया होगा, उतना मिनिमम फार्मर को उन्हें देना होगा। स्पॉन्सर उनको 1.5 टाइम्स देगा जो उनका नुकसान होगा और फार्मर को सिर्फ उतना देना होगा जितना उनका बेसिक मतलब कॉस्ट आया होगा स्पॉन्सर का। तो ये एक छोटा-सा मैकेनिज़्म दिया गया है।
बाकी इसके अंदर एक और चीज कही गई है कि जैसे अगर सपोज करके मैं अकेला फार्मर हूँ, मैं आपसे डील नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी आपकी है, तो हम करीब करीब 50 किसान, 100 किसान या 10 किसान भी मिलकर आपसे डील कर सकते हैं। तो ऐसी बात भी इसमें बताई गई है कि इसमें इसको हम कहते हैं एग्रीगेटर्स, यानी जो लोग मिलके इकट्ठा होके काम करते हैं यूनियन फॉर्म में, एसोसिएशन फॉर्म में। तो ये इसके अंदर हो सकता है। तो ये इस पूरे एक्ट का जो है सार था कि इस एक्ट में क्या-क्या प्रोविजंस हैं। साथ ही बहुत क्विक रिकैप में मैं इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि हर सेक्टर में होता है, मैंने पहले भी कहा था, तो सिर्फ खेती को ही क्यों छोड़ा जाए कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए? क्योंकि आपने देखा होगा शूज़ के भी ऑर्डर दिए जाते हैं, क्लोथिंग के भी पहले से ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप इतना हमें बना के दे दीजिए। तो ऐसा सिस्टम हर फील्ड में लगभग चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हर फील्ड में। तो ये कहा गया कि फार्मिंग में ही क्यों ना हो। सेकंड फिर ये कहा गया कि इससे इनोवेशंस होंगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, वो सब बातें भी कही गई। अगेन ये कहा गया कि क्रॉप पैटर्न चेंज होगा। जैसे हम देखते हैं कि जितनी भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, मतलब जो क्रॉप्स आपको एडवांटेज देती हैं किसान को, वो ज़्यादा उगेंगी इससे, तो क्रॉप पैटर्न में भी थोड़ा-सा चेंज आएगा। खाली व्हीट और राइस के पीछे किसान नहीं जाएँगे। फार्म प्रोड्यूसर्स की जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग बनेगी, जैसे मैंने बताया एग्रीगेटर्स होंगे तो मिलकर करेंगे, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ दिक्कत जो आती है किसानों की, वो क्या है? उसके ऊपर थोड़ा-सा गौर डालते हैं। पहली दिक्कत किसानों की वही है जो पहले बिल में भी थी, कि हमको लेजिस्लेटिव सपोर्ट खत्म कर दिया क्योंकि हमको जुडिशियल एक्टिविज़्म का मतलब जुडिशरी में जाने का नहीं मिल रहा मौका। तो आप केवल हमारे एसडीएम कोर्ट में घुमा रहे हैं, वहाँ तो प्रेशर डाल के करप्शन देके नुकसान हो सकता है। दूसरा क्या है, उनका मानना ये है कि जो मार्केट के रेट के बेनिफिट्स हैं, वो हमें नहीं मिलेंगे। एपीएमसी मार्केट में एक पर्टिकुलर रेट फिक्स होता था, बोली लगती थी, फायदा होता था। उनका मानना है कि वो बेनिफिट चला जाएगा। हालाँकि इस पे सरकार ने जवाब दिया कि आपको देखिए प्राइवेट मंडी में जाएँगे, आपको रेट और अच्छा मिलेगा क्योंकि मिडलमैन नहीं होंगे और दिक्कतें खत्म हो जाएँगी, टैक्स खत्म हो जाएगा, तो रेट अच्छा मिलेगा। किसानों ने इस पे क्या कहा कि आप 3-4 साल, 5 साल तो हमको रेट अच्छा देंगे। वही, जो फर्स्ट बिल में भी कहा गया था कि कुछ टाइम तो अच्छा रेट देंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग क्योंकि एमएसपी खत्म हो जाएगा, जो एमएसपी मैंने पहले बिल में भी कहा कि एमएसपी खत्म होने की जो एक चिंता किसानों के मन में है कि एपीएमसी थी तो एमएसपी था, अब प्राइवेट मंडी में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए उनके दिमाग में वही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो वो ये जो लाइन है बार-बार वो इसी वजह से आ रही है, उनको लग रहा है ये केवल एक डाउट है कि शायद ऐसा हो जाएगा और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि जब एपीएमसी खत्म होगा, तो प्राइवेट प्लेयर्स कुछ सालों बाद चाहें तो अपनी मन-मर्ज़ी से कार्टेल बना के कुछ भी रेट दे सकते हैं। तो उसमें उन्हें ज़रूरी नहीं है एमएसपी देने की, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं रिटन में नहीं लिख के दे रखा कि एमएसपी आपको मिलेगा। तो ये उनकी एक कंसर्न है कि हमें रिटन में लिख कर दो, एक लेजिस्लेशन बनाओ कि एमएसपी आएगा। फिर एक और इसमें चीज़ ये है कि बहुत ये चीज़ मतलब बहुत जनरल है, ऐसा नहीं है कि ये खाली इसी बिल की वजह से है। किसानों का ये मानना है कि एमएसपी देखिए अगर आप देखेंगे आज के टाइम में केवल 23 क्रॉप पर एमएसपी मिलता है। 23 में भी 22 प्लस 1 है। 22 में से 22 सीरियल क्रॉप्स हैं और एक जो है गन्ना जिसको शुगरकेन कहते हैं, उसका भी एक मतलब एमएसपी उसका नाम नहीं होता, उसका नाम दूसरा है लेकिन वो फिक्स्ड एक गन्ने का भी एक प्राइस है। तो उनका मानना है कि अभी जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब एमएसपी में नहीं है, इनको भी एमएसपी में डाला जाए। तो ये एक जनरल डिमांड है किसानों की, ये इस बिल के रिगार्डिंग नहीं है, बट ये डिमांड उनकी पहले से है कि हमको इनका भी नाम डलना चाहिए। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो 23 क्रॉप भी हैं, इन 23 में से भी ज्वार, बाजरा, मिलेट सब ये जो क्रॉप्स हैं, इनमें से भी केवल राइस और व्हीट, केवल ये 2 क्रॉप ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट खरीदती है। बाकी कोई क्रॉप गवर्नमेंट नहीं खरीदती है। गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है वो केवल राइस को और व्हीट को करती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न माना जा सकता है, जो पंजाब और हरियाणा या बाकी देश के राज्य के लोग जो है व्हीट और राइस पे ज़्यादा फोकस करते हैं उगाने पे। हर कोई चावल और गेहूँ उगाना चाहता है। क्योंकि उसको एक सिक्योरिटी है कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार तो खरीदेगी। तो ये थोड़ा-सा इसमें नुकसान है। बाकी इसमें अगर हम देखें इसके प्रेवलेंट सिचुएशन को, तो उसमें ये चीज़ है कि अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ जो हो रही है, ये ऑलरेडी बहुत जगह हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं लोगों के बीच में, लीगल अभी तक नहीं थे, मतलब इन्फॉर्मल तरीके से हो रहे थे, बट हो रहे थे। लोग अभी भी ऐसा कर रहे थे, जो बड़ी-बड़ी रिलायंस फ्रेश है या कोई और आउटलेट है, ग्रोफर्स वगैरह, वो ऑलरेडी किसानों से डायरेक्ट परचेज़ कर लेते हैं। बट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल लीगल बना दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले बिल में कि रिस्ट्रिक्शन थी कि केवल एपीएमसी में ही बिकेगा। अब ऐसा रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया है। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है। एक छोटा-सा कंसर्न और किसानों ने जो उठाया वो ये था कि हम तो बहुत
कम अवेयर हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, क्योंकि हमने फार्मिंग में ही एक स्किल डेवलप किया है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके पास बड़े बड़े लॉयर्स हैं, उनके पास लीगल फर्म्स हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं और हमको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है क्वेश्चन डाला गया था। तो ये भी किसानों की कंसर्न है, जिसके जवाब में सरकार ये कह रही है कि वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करेगी, बट कहीं न कहीं अभी ये हल निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो वैभव, आपने अभी फर्स्ट और सेकंड ऑर्डिनेंसेस समझाए, बट जो थर्ड एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हम कितना भी स्टोर कर सकते हैं, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो वो एक्ट क्या कहता है, उस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो एक बार आप ऑडियंस को समझाएं, दर्शकों को। थैंक यू। तो जैसे कि आपने बताया, थर्ड जो हमारा एक्ट है जिसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो एक्चुअली क्या है, ये ऑलरेडी एक एक्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जो जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के टाइम पर लाया गया था। इस एक्ट में 1955 में क्या किया गया था कि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट बनाई गई थी कि जैसे व्हीट है, राइस है, ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनाए गए थे, ऑयल सीड्स हैं, कि इनको कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही अपने पास स्टोर रख सकता है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जितना उसका मन चाहे वो उतनी अमाउंट में इसको रख ले। एक लिमिटेड क्वांटिटी फिक्स करी गई थी कि किसी भी मतलब बड़े से बड़े रिटेलर, मतलब छोटे से छोटे रिटेलर और बड़े से बड़े होलसेलर के पास मैक्सिमम इतना ही जो है स्टोर हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में जो ये थर्ड हमारा एक्ट है फार्मर बिल्स में, उसमें ये अमेंडमेंट कर दी है उस पर्टिकुलर एक्ट में कि अब जो वो एक्ट था जो कह रहा था कि नहीं कर सकते इस क्वांटिटी से ज्यादा, अब वो कह रहा है कि अब अनलिमिटेड इनफाइनाइट जो है स्टोरेज कर सकते हैं इन एसेंशियल कमोडिटीज की भी। कब नहीं कर सकते, इसमें 2-3 एक्सेप्शंस दी गई हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर सिचुएशंस बन जाती हैं, सपोज करके वॉर आ जाती है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बन जाती है, पैंडेमिक जैसे अभी चल रहा है, तो केवल ऐसी सिचुएशन के अंदर ही आप नहीं कर सकते हैं, बाकी कभी भी कितना भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के नजरिए से समझेंगे तो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी जाएगी, जब फार्मर्स को प्राइवेट मंडीज में जाना होगा और वो सामान बेचेंगे, तो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारा सामान एक साथ उठाएंगे, तो उन्हें जो सामान है वो अपने एरिया में स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर लिमिट रहेगी तो वो स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज जो बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं वो नहीं कर पाएंगी ये काम। तो उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ये जो है बिल में अमेंडमेंट करके दिया गया है प्रोविजन कि आप स्टोर कितना भी कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था, एक्सेप्शंस जो दी थी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस होगा, तो वो क्यों कहा गया है उसके अंदर एक और बात ये है कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में भी अगर स्टोरिंग कर लेंगे ज़्यादा, तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा उसका। तो प्राइस बढ़ने से फिर कंज्यूमर को नुकसान होगा, तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में नहीं करेंगे। प्राइस राइज़ में भी अगर प्राइस राइज़ के पर्सपेक्टिव से देखें कि नहीं कर सकते, तो उसमें एक लिमिट लगाई गई है कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स का प्राइस अगर दुगना हो जाता है, तो गवर्नमेंट ये स्टोरेज वाला जो पॉइंट है कि अनलिमिटेड है, उसको काट देगी। उसको लिमिट कर देगी कि इतना ही कर सकते हैं। और अगर ऑयल सीड्स, सीरियल्स या फिर पेरिशेबल आइटम्स में आधे से ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है, यानी 50% प्राइस इंक्रीज़ होता है, तो भी गवर्नमेंट उसकी स्टोरेज को लिमिट लगा सकती है, वरना गवर्नमेंट कोई लिमिट नहीं लगाएगी। एक्सेप्शंस इसमें एक जिन लोगों को स्टोर करने में दिया गया है और उनके ऊपर जब लिमिट लगेगी, तो उस लिमिट के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। उस लिमिट में ये एक्सेप्शंस हैं कि यदि कोई कंपनी ऐसी है जो बाहर एक्सपोर्ट करती है, उसका ऐसा है कि वो सपोज़ करके 100 क्विंटल बाहर एक्सपोर्ट करती है, तो वो 100 क्विंटल आप उसको रोक नहीं सकते, मतलब जो प्रोक्योरमेंट है 100 क्विंटल से कम का नहीं रोक सकते, क्योंकि उतना अमाउंट उसे एक्सपोर्ट करना है, तो उसका ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन्ड है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, उतना तो उसे आप स्टोर करने देंगे। और दूसरा, फूड प्रोसेसिंग करते हुए उनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अगर जैसे मेरे पास बड़ी कंपनी है, मेरे पास कंटेनर 500 लीटर का है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्टोर करने का, तो कम से कम 500 लीटर जो है मुझे मिलेगा। मैं चाहूँ तो उतना रख सकता हूँ। मतलब मिलेगा मतलब मैं चाहूँ तो उतना अपने पास स्टोर रख सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट ने दी है कि अगर आपकी लिमिट जितनी कंपनी के प्लांट की लिमिट है, उतना वो स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जितना वो बाहर बेचते हैं, वो भी स्टोर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर भी। वहाँ पे भी आप उन्हें उतने से नहीं रोक सकते। एक्सेसिव अमाउंट में रोक सकते हैं, उतने से नहीं रोक सकते, मिनिमम उतना देना पड़ेगा।
अब इसके छोटे से ही, क्योंकि बहुत ही छोटा सा बिल है, तो बहुत ही कम मेरिट्स डिमेरिट्स भी इसके हैं। मेरिट्स में यही है कि उनका मानना है कि गवर्नमेंट का, कि प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री मिलेगी। जो नए-नए मल्टी कॉर्पोरेशंस हैं, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, वो आएँगे। जैसे आप देखिए इंडिया में बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, ये सब ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं। तो ये किसानों के साथ ये काम करेंगे, स्टोरेज लेंगे बहुत ज़्यादा, तो इनको बेनिफिट होगा, फैसिलिटेट होगी इससे ग्लोबलाइज़ेशन भी साथ में। तो ये भी एक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। और गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे कॉम्पिटिशन रेज़ होगा, तो कहीं न कहीं क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, साथ ही प्राइस भी कंट्रोल रहेगा। क्योंकि जब ऐसा होता है कि जैसे सपोज़ पार्ले जी बिस्किट बना रहा है, वो ₹5 में दे रहे हैं, मॉम्स मैजिक ₹10 का है, तो कंज्यूमर ये सोचेगा कि अगर ₹5 का बिस्किट है, तो मैं 5 वाला ले लेता हूँ क्योंकि मुझे कम में मिल रहा है। तो दूसरे वाले को भी अपना प्राइस कम करना पड़ता है कई बार इस चक्कर में, कि उसका प्रोडक्ट कहीं नुकसान में ना आ जाए प्राइस ज़्यादा की होने की वजह से। तो ये जो है प्राइस के ऊपर भी थोड़ा-सा इफ़ेक्ट डालता है। वहीं किसानों की अगर बात करें, तो किसानों की कंसर्न्स क्या हैं? किसानों की पहली कंसर्न तो ये है कि देखिए, हम लोग इतने पैसे वाले भी नहीं हैं और हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम स्टोर कर सकें। क्योंकि बहुत लोगों ने ये एक आर्गुमेंट लगाया था कि देखिए, स्टोरेज तो सभी के लिए हटाई जा रही है। आम आदमी के लिए भी हटाई जा रही है, किसानों के लिए भी हटाई जा रही है और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी हटाई जा रही है। तो अगर किसान को लगता है, तो किसान अपने घर में स्टोर करके रख ले, जब अच्छा प्राइस मिले तब बेच दे। लेकिन किसानों का ये पॉइंट है कि देखिए, हम इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ वाले भी नहीं है और हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। वहीं इन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करके रख लेंगे, तो फिर वो हमसे ये कहेंगे कि देखिए, हमारे पास तो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो इसलिए हमें तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप फिर भी बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट जो है, तो बेच दीजिए, लेकिन हम आपको पैसे कम देंगे। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लेकर आए हैं बेचने के लिए, तो इसलिए हम आपको खरीद लेंगे, बट कम अमाउंट पे। तो वही एक मतलब जो बात आ गई कि प्राइस कम हो जाएगा, एमएसपी कम हो जाएगा। एक बात वो आ गई और दूसरी बात ये आ गई कि हो सकता है वो मना ही कर दें कि मुझे नहीं खरीदना इस साल मेरे पास प्याज का स्टॉक ऑलरेडी है, तो मुझे आपसे प्याज नहीं लेनी है। तो ऐसा भी करा जा सकता है। दूसरा एक और जो पॉइंट उनका था कि मैनिपुलेशन हो जाएगा प्राइस में। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट की मर्ज़ी होगी, तो जैसे 500 जो है क्विंटल उनके यहाँ रखा हुआ है प्याज। जब वो चाहेंगे, तब वो जो है उस प्राइस को देंगे, मतलब वो चाहेंगे तो मार्केट में एक साथ 100 क्विंटल प्याज़ उतार दें और प्राइस उसका बहुत कम कर दें। या उनका मन कर रहा है कि उन्हें रोक के रखें, ₹70 की जगह ₹120 प्याज़ हो जाने दें, उसके बाद बेचें। ताकि जब डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा हो जाए, प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए, तब वो बेचें, अपना स्टॉक तब क्लियर करें। तो ऐसा बहुत चांसेज़ रहते हैं कि प्राइस इन्फ्लेट होने के चांसेज़ हैं। एक आर्टिफ़िशियल इन्फ्लेशन आने के चांसेज़ रहते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा के जब जो है वो तब बेचना चाहेंगे ताकि उनको बेनिफिट हो, उनको प्रॉफिट हो। तो ये भी एक का कंसर्न जो है माना जा सकता है, जो इस एक्ट को लेकर मेजर कंसर्न है, वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन का कंसर्न है। सो वैभव, ये तो थे 3 मेन जो हमारे फार्म्स लॉ हैं, ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। बट अभी जो क्वेश्चन राइज हुआ है अमंग द पीपल, वो ये है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर, कि जो ये डिसीजन लिया गया था रिगार्डिंग द फार्म्स लॉ, वो बहुत जल्दबाजी में लिया गया, बिकॉज अभी एक पैंडेमिक का केस हमारी कंट्री में चल रहा है, इंटायर वर्ल्ड में चल रहा है, तो ये डिसीजन लेना बहुत जल्दबाजी का काम था, बहुत जल्दी ले लिया। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठा कि क्या कहाँ तक ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये एजेंडा जाता है। कई लोग इसके अगेंस्ट हैं, कई लोग इसके फेवर में हैं। तो मेरा सिर्फ एक सीधा सा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक दैट डज दिस एनैक्टमेंट ऑफ द लॉज वायलेट द फेडरल प्रिंसिपल of the constitution, or what is the basic constitutional validity of these 3 laws? ठीक है। थैंक यू वर्तिका, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में ये विषय है। ऑपोज़िशन की तरफ से लगातार ये डिमांड्स हैं कि देखिए, ये बिल तो बहुत जल्दी में पास करे गए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और एक सवाल ये भी है कि देखिए, ये तो स्टेट की पावर थी, एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो आपने लॉ बना ही कैसे लिया? ये भी एक सवाल है जो बहुत चर्चा में है। तो अगर मैं इन दोनों पे बात करूँ, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल होने के लिए किसी भी बिल को केवल 2 ही चीज़ें जो है होनी चाहिए। पहला होता है उसका कंटेंट, यानी उसका कंटेंट ऐसा तो नहीं है जो कहीं न कहीं कुछ वायलेशंस क्रिएट कर रहा है। दूसरा होता है उसका प्रोसीजर, कि यानी किस तरीके से वो बिल पास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमें देखनी होंगी। कंटेंट के बेस पे जहाँ तक हमारी मेरी लीगल समझ है, अगर कोई बिल फंडामेंटल राइट्स को
वायलेट करता है किसी भी तरीके से, तो वो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जाया जा सकता है। तो कहीं से भी कोई भी ये व्यक्ति क्लेम नहीं कर रहा है कि फंडामेंटल राइट के इसमें कुछ खिलाफ है, किसान भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो वो एस्पेक्ट कैंसिल हो जाता है। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करे। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स माने जाते हैं, उनमें से भी किसी प्रिंसिपल को अफेक्ट करता हुआ ये नहीं दिख रहा है। कि मतलब कोई बहुत बेसिक स्ट्रक्चर में कोई हिला दिया हो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने इन बिल से, ऐसा भी कहीं नहीं नजर आता है। और किसानों की भी ऐसी कोई बात नहीं है। जो तीसरा एक पार्ट है कि स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं उनके खिलाफ ये अगर जा रहा है तो, कि मतलब कहीं कंट्रोवर्सी आ गई कि स्टेट का सब्जेक्ट ये है और आपने इस पे लॉ बना कैसे दिया, तो ये तो हमारी पावर में नहीं था, आपने फिर भी जुरिस्डिक्शन आपने यूज कर ली उसके ऊपर। तो वो एक सवाल उठता है, उसको लेकर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को भी, कि आर्टिकल नंबर 246 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट सब हैं। तो वहां पे आप अगर रिविजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट किसका है। जैसे स्टेट लिस्ट की हम जब बात करते हैं, देखिए सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग लिस्ट हैं, तो वही प्रोविजन अगर देखेंगे तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो है 14th एंट्री जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 26 जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी ट्रेड कॉमर्स होगा उससे रिलेटेड है। और 27 प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, एग्रीकल्चर के भी आते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं देखिए स्टेट सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर, आपने कैसे लॉ बना दिया, मतलब ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन इसी चीज को लेकर ध्यान में रखते हुए कि एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इंडिया की इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी हमारी है। तो जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ही नेहरू जी ने ये सोचा था कि ये सब्जेक्ट को सेंटर के हाथ में जो है पार्शियली कंट्रोल्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट को दे दिया तो कि स्टेट ही सब कुछ कर रही है, सेंटर के हाथ में थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, और अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है, सेंटर का लॉ ज्यादा माना जाता है, मोर एप्लीकेबल होता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट की जो एंट्री नंबर 33 है, वो प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सब चीजों को कवर करती है। और उसमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, सप्लाई, ट्रेड, कॉमर्स सब आता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस पावर को इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाए हैं तीनों, जिसके ऊपर बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि लॉ बना ही नहीं सकती है। तो पावर कौन से इस्तेमाल करी गई है, वो कॉन्करेंट लिस्ट की पावर इस्तेमाल करी गई है, उसके थ्रू लॉज बनाए गए हैं और पूरी कंट्री में एप्लीकेबल इसलिए वो होंगे क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। और अगर स्टेट के कोई लॉ ऑलरेडी थे जो एग्रीकल्चर के लेकर, वो सारे लॉ इसके अंदर हो जाएंगे और ये वाला लॉ ऊपर से प्रिवेल करेगा क्योंकि ये सेंटर ने बनाया है। तो ये तो इसका कंटेंट वाइज अगर आप देखेंगे कि कोई बना सकता था, नहीं बना सकता था, या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होती, तो ये मैंने आपको कंटेंट का एस्पेक्ट बताया कि कंटेंट वाइज ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रोसीजर की बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या रहा इसका। प्रोसीजर में देखिए 4 चीज़ों पे चर्चा हो सकती है। एक चर्चा ये हो सकती है कि देखिए मेजॉरिटी थी या नहीं थी जिस दिन पास हुआ। लोकसभा में तो किसी को कोई संशय नहीं है कि मेजॉरिटी थी। लोकसभा में ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास कम से कम 50 से ज़्यादा सांसद एक्स्ट्रा हैं, मेजॉरिटी से भी। बल्कि 50 से भी ज़्यादा ही, मतलब 70-80 सांसद एक्स्ट्रा हैं। राज्यसभा में एक चर्चा थी कि मेजॉरिटी थी या नहीं थी, आपने बिल पास कर दिया, और वो भी एक ऐसे मेथड से जो कि वॉइस वोट था। इन दोनों ही मेथड्स पे सरकार का क्या पक्ष है? देखिए, बहुत सारे लोग जो है, और इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि देखिए बहुत सारे लोग उस दिन जो है वॉकआउट कर गए थे। बहुत सारी पार्टीज़ हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, उन्होंने वॉकआउट कर दिया था। तो देखिए वॉकआउट की सिचुएशन को अगर समझेंगे, तो अगर सपोज़ करके देखिए कमरे में 10 लोग बैठे हैं, 10 में से अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए 50% प्लस 1, तो वो होती है 5 प्लस 1, 6 लोगों की मेजॉरिटी चाहिए। अगर कमरे में से 3 लोग उठ के बाहर चले जाते हैं, तो लोग रह गए 7। अगर आप 7 की मेजॉरिटी देखेंगे, तो 3.5 प्लस 1 4.5 रह गया। तो यानी 4.5 को अगर राउंड फिगर में ले जाएँगे तो 5 हो जाएगा। तो पहले जो मेजॉरिटी 6 की थी, अब वो रह गई है 5 की। तो ये मैंने आपको केवल एक इसलिए समझाई कि वो जब लोग वॉकआउट करते हैं, तो मेजॉरिटी का बार कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, सरकार के लोग तो वॉकआउट करे नहीं, लोग वॉकआउट करे ऑपोजिशन की साइड से। तो जो मेजॉरिटी का जो बार कम हो रहा है, वो सरकार के लिए हो रहा है, वो सरकार के फेवर में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिसकी एनडीए की सरकार इस समय राज्यसभा मतलब देश में है, वो राज्यसभा में भी अच्छी खासी 200 जैसे 50 है राज्यसभा में, उसको उन्हें 120 के आसपास का मेजॉरिटी बार चाहिए था। तो उस बार के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो उनके पास ऑलरेडी 100-105 लोग थे।
बहुत सारे लोग वॉकआउट कर गए, एनसीपी शिवसेना के जो है सांसद, उस चक्कर में मेजोरिटी बार और कम आ गया, तो वो मेजोरिटी उन्हें और कम चाहिए। साथ ही कुछ पार्टीज ने उन्हें सपोर्ट भी किया, बहुत सारी पार्टीज ने जो है एब्सटेन कर दिया वोटिंग से। एब्सटेन करने से भी यही काम होता है कि जब आप एब्सटेन करेंगे तो मेजोरिटी बार और कम हो जाएगा। तो ये सब कारणों की वजह से माना जाता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि सरकार के पास किसी भी हाल में मेजोरिटी थी। और देखिए अगर नहीं भी थी, अगर हम एक बार को हम माने कि नहीं भी मेजोरिटी थी और बिना मेजोरिटी के पास किया गया, तो एक प्रोविजन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के सांसद साथ बैठते हैं, और जो भी बिल ऐसा होता है जो लोकसभा में पास हुआ राज्यसभा में नहीं हुआ, या फिर इसका उल्टा है किसी एक हाउस से पास नहीं हुआ, तो उसमें जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। लोकसभा में 550 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है 543 की, वहां 250 की है, लगभग आधी। दोनों के मेंबर साथ बैठेंगे तो हम बड़े आराम से समझ सकते हैं, जब दोनों का 750 कुछ मेंबर्स बनेंगे, उसका आधा अगर निकालेंगे तो करीब 400 के करीब जाएगा, बल्कि 400 से भी कम ही आएगा, 380 के अराउंड। तो 380 सरकार के पास केवल और केवल अगर हम देखें अपने ही मेंबर्स हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सांसद अपने ही मिलाकर हैं 100 करीब राज्यसभा में, और 330 340 के करीब जो है आपके लोकसभा में। तो उनके पास 430 सांसद हैं, और उन्हें चाहिए केवल 380 90 या 400 तक। तो बड़े आराम से बिल वो पास करा सकते थे, बस 1 या 2 दिन का डिले हो जाता, लेकिन बिल जरूर पास हो जाता। तो देखिए मेजोरिटी के ऊपर पक्ष कैंसिल हो जाता है। वॉइस वोट की जहां तक बात है, सरकार ने उसपे ये दिया है कि कोविड की गाइडलाइंस की वजह से जिस एमपी को जहां-जहां बैठना चाहिए वो वहां नहीं बैठ पा रहा है, और जो बटन होता है वोटिंग का वो उसकी सीट में होता है। तो जब एक-एक सीट छोड़कर बैठ रहे हैं लोग, तो वोटिंग की प्रक्रिया बटन वाले से नहीं हो सकती है, क्योंकि वो डिजिटल मैकेनिज्म के लिए सबको बराबर में बैठना ज़रूरी है, जो कि कोविड की गाइडलाइंस के चलते पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो वो वाला पक्ष सरकार ने ऐसे रखा है कि देखिए इस चक्कर में हम वोटिंग नहीं करा पाए, हमें वॉइस वोट लेना पड़ा। हालाँकि देखिए उसके और भी ऑप्शंस हो सकते थे कि आप हैंड रेज़ करके वोटिंग कराते, हेड काउंट करते, लेकिन वॉइस वोट से काम चल गया, क्योंकि मेजॉरिटी सभी मानते हैं कि सरकार के पास है। एक और सवाल उठाया गया कि देखिए सिलेक्ट कमिटी को बिल भेजे जाते हैं रीडिंग के लिए, जब भी किसी बिल को हम लॉ में, एक्ट में बनाते हैं, तो उससे पहले उसे कमिटी रिव्यू करती है, उसके सारे मेरिट्स, डीमेरिट्स पूरा बिल को स्टडी करके हाउस के सामने रखती है, उस बिल के ऊपर चर्चा होती है बहुत लंबी, फिर कोई जो है उसको पास किया जाता है। यहाँ कहा जाता है कि देखिए किसी को भी नहीं भेजा, तो क्यों नहीं भेजा? इसके ऊपर ऑपोज़िशन सवाल उठाता है कि देखिए सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। हालाँकि सरकार का कहना ये है कि देखिए, उस समय जो है हमने ये इसलिए बिल्स नहीं भेजे क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस में ऑलरेडी एक तो लागू हो गए थे, देश में चल ही रहे थे, और ये बिल्स सारे ही अच्छे हैं, और हमने इन्हें चर्चा के लिए रखा था। लेकिन लोगों ने उतनी चर्चा नहीं करी। हालाँकि देखिए ये सवाल रहेगा ही कि आपने क्यों नहीं दिया कमिटी को बिल दे सकते थे। हालाँकि सरकार यही कह रही है कि कमिटी की मीटिंग पॉसिबल नहीं थी, कोविड की गाइडलाइंस की वजह से। तो ये भी एक बात है। बाकी आर्टिकल नंबर 122 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये इसका लास्ट एस्पेक्ट है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स जो है जुडिशियल कस्टडी में या जुडिशियल स्क्रूटनी में नहीं जाते हैं। मतलब पार्लियामेंट के अंदर क्या घटित हो रहा है, मेजॉरिटी थी, नहीं थी, या सिलेक्ट कमिटी को भेजा गया या नहीं भेजा गया, ये बात जो है जुडिशरी में जा ही नहीं सकती, क्योंकि पार्लियामेंट की एक पॉलिसी है कि 122 आर्टिकल कहता है, पार्लियामेंट के अंदर घटा हुआ कोई भी घटना जो है, जुडिशरी उसके ऊपर बातचीत या फिर चर्चा नहीं करेगी, उसको जो है केस नहीं सुनेगी उसके ऊपर। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हम लीगली चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, उनका तथ्य मेरी लीगल नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर हम कंक्लूड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये बिल पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है, जितनी मेरी लीगल समझ है मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। हालाँकि सवाल उठाए जा सकते हैं कि ये बेहतर हो सकता था मॉरली, यानी सरकार चाहती तो इसे कमिटी को रिव्यू कराती, डिस्कशन टाइम अच्छा देती, बिना ऑपोज़िशन के पास ना कराती, कोई एब्सटेन ना करता, कोई वॉकआउट ना करता। तो ये सब बातें हैं कि मतलब देखिए आप ऐसा कर सकते थे, आइडियल सिचुएशन ऐसी हो सकती थी। तो मॉरली इसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेरे हिसाब से कोई सवाल नहीं बनता है। So, Vaibhav, thank you so much for giving such a good justification regarding the constitutional validity. अब एक और अब सवाल हम सबके बीच में उठता है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान प्रोटेस्ट के लिए क्यों आगे आए हुए हैं और वही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्लस अभी हमने देखा कि सिंगू बॉर्डर्स पे, जो भी बॉर्डर्स पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर पार्टी मैनिपुलेटेड पीपल बैठे हुए हैं।
मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों को मैनिपुलेट करके बिठा रखा है। और तीसरी बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज इससे अपना प्रोपोगंडा स्प्रेड कर रही हैं। उनको एक टॉपिक मिल चुका है कि हाँ, अब हमें इससे हम वोट बैंक कमा सकते हैं, वी कैन यूज एज अ वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वो कर रहे हैं। तो एक ये सवाल, चौथा सवाल उठता है कि फार्मर्स ने जो भी किया, प्रोटेस्ट किया, वो उनके हिसाब से सही था, लेकिन फार्मर्स को डिफेम करना हद तक गलत होता है जो कि किया गया। कुछ मीडिया के द्वारा, कुछ लोग जो इन लॉज को सपोर्ट करते हैं उनके द्वारा फार्मर्स को डिफेम किया गया, उनको खालिस्तानीज बोला गया, पाकिस्तानीज बोला गया, अर्बन नक्सल्स कहा गया। तो उस पे आपकी क्या राय है कि उनको ऐसा कहना चाहिए था? पहले तो वो साफ है कि ऐसे नहीं डिफेम कर सकते आप किसी इंसान को, ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स देना इज नॉट गुड। दूसरी बात कि ऐसे प्रोपेगेंडा जो है हम कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को इरेडिकेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ही यही है कि एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर हम चले और वाइबल सॉल्यूशंस निकालें। तो हम कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को इरेडिकेट करें? सो आई वांट यू टू टेक स्टैंड ऑन दिस। ओके, तो देखिए, अगर हम इसको, मैं आपके पहले एस्पेक्ट पे अगर आऊँ कि केवल पंजाब, हरियाणा और कुछ लोग कहते हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये ही क्यों कर रहे हैं? इसके ऊपर एक बहुत छोटी-सी डाटा मैं आपको पेश करना चाहूँगा कि अगर आप पंजाब और हरियाणा की बात करें, तो पंजाब और हरियाणा में 90% से ज़्यादा खेती होती है केवल चावल और गेहूँ की, राइस और व्हीट की। जैसे मैंने आपको बताया था कि यही 2 क्रॉप्स है जिनका एमएसपी गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है, मतलब फूड ले लेती है आपसे, और यही 2 क्रॉप्स को ज़्यादा ये लोग उगाते भी हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये एमएसपी पे जाता है। पंजाब में और हरियाणा में राइस जो है, लगभग 88% राइस एमएसपी पे बिकता है या उससे ज़्यादा पे बिकता है। व्हीट लगभग 77% ऐसा होता है जो एमएसपी पे बिकता है या उससे ज़्यादा बिकता है। ऑल इंडिया के कंपैरिज़न में अगर आप देखेंगे, तो राइस है 35%, व्हीट है 62% और कोर्स ग्रेन है 50% जो एमएसपी पे बिकते हैं नॉर्मल एवरेज के अंदर। और मैक्सिमम ये जो आ रहा है सामान, ये सब सिर्फ पंजाब और हरियाणा से आता है, जो राइस और व्हीट है, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप देखेंगे राज्यों में, तो उतना एमएसपी का प्रचार नहीं है। बिहार जैसे राज्य में या उत्तराखंड या और भी, मतलब कोई ऐसा राज्य जो कि उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है उसमें, वहाँ देखेंगे आधे लोगों को एमएसपी के बारे में जानकारी तक भी नहीं है कि एमएसपी होता क्या है। तो बहुत सारे लोग एमएसपी का कल्चर खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी, वो अपने आप जितना उन्हें सही दाम लगता है मार्केट में बेच देते हैं। तो ये पंजाब और हरियाणा के लिए एक मार्केट इकोनॉमी खतरे में आने की घंटी है, क्योंकि जिनका 90% से ज़्यादा सामान जो वो उगा रहे हैं, उसके ऊपर एमएसपी, जिन्हें 70 से 80% क्रॉप पे एमएसपी बिक रही है, तो वो जो उनको मिल रहा है, वो मिलने का खतरा बहुत है। मतलब उसके जाने का खतरा बहुत है कि वो खत्म हो सकता है। दूसरा एपीएमसी, सबसे ज़्यादा एपीएमसी इसमें पंजाब में आपके और राजस्थान, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, इन्हीं जगह पे एक्टिव है। तो उसलिए उनको ये भी खतरा है कि उनके जो वर्कर्स हैं, उनके लेबरर्स हैं, उनकी जो और जो लोग काम करते हैं उसमें, उनकी जॉब जाने का खतरा है। फिर इन स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको टैक्स जाने का खतरा है। टैक्स जाने का खतरा तो खैर हर ही गवर्नमेंट को है, बट क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एपीएमसी सबसे ज़्यादा चलता ही इधर है, तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी इन्हीं को आता है। तो ये भी एक खतरा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा सवाल जो आपका था इस तरफ डायरेक्टेड था कि कहाँ तक ये है, कह सकते हैं कि मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट करके वहाँ बिठाया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये वो आड़तिए हैं, जो कमीशन एजेंट्स हैं, वो बैठे हुए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, किसानों के पास तो इतना पैसा ही और इतना टाइम नहीं है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके यहाँ पर आ जाएँ। कोई किसानों के कपड़ों के ऊपर, जीन्स पहनने के ऊपर, और वो जो लंगर चल रहा है कि काजू बादाम और किशमिश और ये सब लंगर में जा रहा है, तो ऐसी सब बातों के ऊपर भी सवाल हैं। तो देखिए, मेरा इसके ऊपर एक स्पष्ट जवाब ये हो सकता है कि देखिए, अ, किसानों को ये कह देना कि किसान पे पैसा नहीं हो सकता, उस पे किसानों का आर्गुमेंट ये है कि देखिए, हमारे बच्चे भी काबिल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम किसान हैं तो हमारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी एमएनसीज़ में जॉब करते हैं, हमारे बच्चे पढ़े-लिखे हैं और भी जगह से कमाई करते हैं। तो अगर हम रेंज रोवर या कोई बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो वो हमारे बच्चों की कमाई की गाड़ी है। किसानी में हमें कुछ नहीं, वो कहते हैं किसानी में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्ज़ा मिला है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान हुआ है। हमारे बच्चों ने लेकिन जो कमाया है, उसकी हम जो है लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। कपड़ों के लेकर और गाड़ी को लेकर उनका ये आर्गुमेंट है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट किया है। उन्होंने कोशिश करी है कि वो अपना वोट बैंक बिल्ड कर सकें। पंजाब और हरियाणा में, दोनों ही राज्यों में चुनाव हैं। हरियाणा में अभी जस्ट हुए हैं, उनके यहाँ निगम के चुनाव हैं, उसके अलावा पंजाब में तो 2022 में इलेक्शन ही है। तो हर पार्टी ये चाहती है कि वो अपना वोट बैंक, क्योंकि किसान ही सबसे बड़ा वोट बैंक है पंजाब हरियाणा में।
और वो दोनों जो है मिला के स्टेट लगभग 25 सीटें जो है लोकसभा की इफेक्ट करती है, और अगर उत्तर प्रदेश को भी जोड़ लेंगे तो लगभग 30 से 40 सीटों पे इफेक्ट लोकसभा में आता है। सिमिलरली राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इफेक्ट आता है। तो हर पार्टी की मंशा है कि वो किसानों का ग्रुप को साध ले और अपना वोट बैंक बिल्ड कर ले। तो निश्चित रूप से पार्टी सपोर्ट कर रही हैं और कहीं न कहीं अपना राजनीतिक मकसद खोजने की कोशिश भी कर रही हैं, इसके ऊपर कोई जो है संशय नहीं है। बट किसानों का इसके ऊपर आर्गुमेंट ये है कि देखिए हम किसी को नहीं बुला रहे हैं, ना हम किसी के बैनर के अंडर ये काम कर रहे हैं, हमारा बैनर किसान यूनियन का है। हमारा बैनर बैनर जो है किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, तो वो इसको खारिज कर देते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं कि हम राजनीतिक पार्टियों से सपोर्ट या फंडिंग जिसे हम कह रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं। तीसरा एस्पेक्ट जो आपने पूछा कि उन्हें अर्बन नक्सल्स कहना या कुछ भी कहना जो और वर्ड्स खालिस्तानी कहा गया कि कनाडा के झंडे वहाँ पे लहरा रहे हैं, ऐसी सब बातें रखी गई। तो उसके ऊपर मेरा जवाब ये होगा कि देखिए किसी को भी जैसे आपने कहा डिफेम करना, डेरोगेटरी स्टेटमेंट देना बहुत गलत है। लेकिन कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं वो लोग जो इस बिल के सपोर्ट में हैं। ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोग हार्डकोर जो है सपोर्टर्स होते हैं किसी चीज़ के, तो वो एक्सट्रीमिस्ट बातें कर जाते हैं उस केस में, कि देखिए ये तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये लोग तो एनार्की मतलब ये वर्ड भी यूज़ किया गया कि एनार्की की सिचुएशन में ले जाना चाहते हैं, सरकारी जो है प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ जो है तख्ता-पलट करने की भी कही गई की बात कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये कहना गलत है कहीं न कहीं, क्योंकि देखिए हम नहीं कह सकते हैं कि किसान जो है परेशान नहीं किसी जैसे हमने बताया कि कुछ क्लॉज़ हैं, तो किसान भी परेशान हैं इस बिल से। तो ऐसा ये कह देना कि केवल वो लोग आ रहे हैं, ऐसा भी सही नहीं है और ये कह देना कि वो लोग आ ही नहीं रहे हैं, ये भी गलत नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा हो रहा है कि बाकी लोग जो मतलब कहा जा रहा है कि किसी पार्टी के सपोर्टर्स हैं और लोग हैं, वो आ रहे हैं, ये कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन किसी को डिफेम करना मेरे हिसाब से भी गलत माना जा सकता है। Thank you so much, Vaibhav. So now the last question of this discussion would be regarding the solutions. तब से देख रहे हैं बहुत समय हो चुका है, अब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर्दी काफ़ी है और अभी तक बॉर्डर्स खाली नहीं हुए हैं, फार्मर्स डटे हुए हैं, सरकार भी वापस लेने को तैयार नहीं है कोई भी लॉ और फार्मर्स भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई वे फॉरवर्ड हमें आगे दिख नहीं रहा, ना तो सरकार की तरफ से ना ही फार्मर्स की तरफ से। तो अब हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे वायबल सॉल्यूशंस हमारी जनता को बताएं ताकि एक हमारी बात लोगों तक पहुंच पाए कि हाँ ये सॉल्यूशंस हैं और इन सॉल्यूशंस पर हम काम कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। So we want you to suggest a way forward to the entire public who are watching this video. बिल्कुल। तो देखिए लास्ट में अगर मैं इसको मतलब सम अप करने में जाऊँ सारी चीज़ों को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए सबसे पहले चीज़ों को पढ़ना और समझना ज़रूरी है, कि मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इन बिल्स की तो बिना किसी बिल को पढ़े या बिना किसी एक्ट को पढ़े, आप केवल एक मतलब दिमाग में बात बिठा लें कि देखिए ये तो हमारे खिलाफ है या आप मैनिपुलेट हो जाएँ, जैसे आपने कहा मैनिपुलेटेड लोग बहुत हैं, कि आप सोच के बैठ जाएँ नहीं देखिए हमें किसी ने ये समझा दिया तो हम उतना समझ के बैठ गए हैं। मेरा मानना है कि सभी को इन बिल्स को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आपकी जो हमने आज डिस्कशन किया है, इसके थ्रू भी बहुत सारे लोगों तक अवेयरनेस जाएगी, वो इसके प्रोविज़न्स को समझेंगे। मेरिट, डिमेरिट हर चीज़ में होता है, तो वो चीज़ मतलब लगभग हमारे सबके सामने आ ही जाएगी। तो सब इसको हो सकता है मैं चाहूँगा कि लोग इसको वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे, किसानों तक अगर हमारी बात जाती है। अब अगर इसके हम सॉल्यूशंस की तरफ चलें, तो देखिए, मेन जो मुद्दे फँस रहे हैं अल्टीमेटली वो सारा गेम जो आया वो एमएसपी का आया। एपीएमसी खत्म होने से भी एमएसपी की बात चल रही है और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी एमएसपी की बात चल रही है और एंड में आते हुए भी प्राइस की ही बात चल रही है। तो गेम सारा प्राइस का है। प्राइस से ही किसान का प्रॉफिट या लॉस का सिचुएशन बनेगा। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को एमएसपी को लेकर एक थोड़ा-सा किसानों को बात करने की ज़रूरत है, उनको एक आश्वासन दिलाने की ज़रूरत है कि देखिए एमएसपी हम प्राइवेट मंडी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे कुछ भी हो, हम एमएसपी को खत्म नहीं होने देंगे। हम एमएसपी इतना रखेंगे कि एमएसपी से नीचे कोई नहीं बेच सकता। ये हम वहाँ पे भी लगा देंगे। तो क्योंकि कि देखिए किसानों को दिक्कत ये है कि आपने मेंशन नहीं किया वर्ड एमएसपी कहीं भी बिल में। तो उनको ये दिक्कत है। तो अगर इससे कोई मतलब जो है संशोधन करके अमेंडमेंट करके कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए कि एमएसपी के थोड़ा-सा ऐड कर दिया जाए क्लॉज़, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़े ग्रुप की समस्या किसानों के सॉल्व हो सकती है। दूसरी तरफ एपीएमसी की बात है, तो एपीएमसी पर मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर एमएसपी की गारंटी गवर्नमेंट दे देगी। तो एपीएमसी किसानों को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि खत्म हो रही है या नहीं हो रही है और कहीं गवर्नमेंट ने कहा भी नहीं है कि खत्म हो रही है।
गवर्नमेंट ने एडिशनल बेनिफिट्स दिए कि यहाँ भी बेच लीजिए। एपीएमसी को खत्म करने की बात गवर्नमेंट ने कभी नहीं कही, तो उसको थोड़ा सा एमएसपी का अगर फैक्टर ठीक कर दिया जाए तो एपीएमसी का भी फैक्टर अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगा। वहीं गवर्नमेंट को मेरा जो पर्सनल सजेशन है, या फिर मतलब हम लोग जो मानते हैं जनरली, जितने भी रिसर्चर्स इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, सबका ये एक मतलब कंबाइंड ओपिनियन रहेगा कि आपको जुडिशियल इसमें जो है पावर्स देनी चाहिए जुडिशरी को, मतलब जो सिविल कोर्ट्स में जाने का एक रास्ता खोल के रखना चाहिए कि बाय चांस मतलब आप पहले यही प्रोसीजर रखिए, एसडीएम कोर्ट, डीएम कोर्ट सब रखिए, बट बाद में किसानों को ये लीगल राइट डिनाई ना करें। आप मतलब कोर्ट के अंदर भी जाने का उनको प्रोविजन दें कि बाय चांस वो सैटिस्फाई नहीं होते हैं तो कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये क्लॉज जो है गवर्नमेंट को ऐड करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया था आपको बीच में कि पैन कार्ड दिखा के कोई भी अपना ये काम सारा कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे या चाहे आपसे खरीदे, प्राइवेट मंडी में जाए, सब कर सकता है। तो थोड़ा-सा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इसके लिए मैंडेटरी बनाने होंगे कि थोड़ा-सा मतलब जो व्यक्ति ऐसा खरीदने की बात कर रहा है क्रॉप को, या फिर वो मतलब कहीं से मंडी से भी खरीदने की बात कर रहा है, तो उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी कर दिए जाएँ, प्लस उसके कुछ एसेट्स गवर्नमेंट के पास हों, ताकि उसको थोड़ा-सा डर रहे कि मतलब देखिए मेरे इतने एसेट्स रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी एक फार्मर को दिमाग में फ़ील हो कि हाँ, ये व्यक्ति पैसे लेके भागेगा नहीं या क्रॉप लेके भागेगा नहीं। तो ऐसी एक सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट को मेरा एक जो सजेशन है वो ये है कि स्टेप बैक नहीं करना है। आपको ये तीनों बिल्स वापसी नहीं लेने हैं, आपको इन्हीं बिल्स को ठीक करना है। और ये ठीक करने की बात जो है वो बातचीत से ही सॉल्व हो पाएगी। देखिए अगर बिल वापसी हो गए तो इसका सारा जो पर्पस गवर्नमेंट का था इसको मतलब फार्मिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने का, वो पर्पस ही एंड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। और देखिए कभी भी जो बिल होता है वो मिनिस्टर या गवर्नमेंट नहीं बनाती है। बिल बनाने हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मतलब जो जिसमें हमारे बल्कि जो हम कहेंगे जिन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका काम होता है। तो वो पॉलिसी अपने हिसाब से बेस्ट पॉलिसीज़ ही देते हैं। अब उसमें कुछ-कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, वो मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ लोग ऐसे शायद बैठे हों जो शायद उन लूपहोल्स को शायद जानबूझकर छोड़ते हैं, या शायद मतलब अनइंटेंशनली छूट जाते हैं, लेकिन लूपहोल्स रह जाते हैं, तो उनको भरा जा सकता है। लेकिन अगर पॉलिसी को ही आपने हटा दिया, तो फिर वो इतनी सारी मेहनत जो करी गई, उसको जो दिमाग लगाया गया, जो एक रिफॉर्म करने का एक हमने सोचा था, वो सब सारा उसका वो निरर्थक हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर फार्मर्स को मैं अगर एडवाइस करूँ इस डिस्कशन में, तो फार्मर्स का देखिए मेरा यही मानना होगा कि फार्मर्स को पहले सबसे पहली बात सब कुछ जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। चेंज होने के लिए रेडी होना चाहिए। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ये हम हर बार सुनते आए हैं। तो थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन आपको लाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब जिस सिस्टम में आप हैं, तो आप उसी सिस्टम में जमे रहेंगे। आपको थोड़ा-सा अपने आप को मॉडर्न करना होगा, ब्रॉड करनी होगी अपनी थिंकिंग को। उसके अलावा आप जो है, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए फार्मर्स में भी बहुत सारी कैटेगरी है। कुछ फार्मर बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो उनके बीच में भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देने के लिए ज़रूरी है कि अगर हर फार्मर, अभी तक क्या है कि बड़े किसान अपनी पावर के दम पे या अपने पैसे के दम पे अपने आप को आगे बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन छोटा किसान फँसा ही जा रहा है डेब्ट ट्रैप में, और छोटा किसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसीलिए सुसाइड के बहुत केसेज़ आते हैं। तो फार्मर्स में एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनाने के लिए भी थोड़ा-सा ये ज़रूरी है। जैसे एग्रीगेटर्स का कांसेप्ट था, मिलकर फार्मिंग करेंगे, तो उसमें थोड़े-से सबके राइट सिक्योर रहेंगे। एक चीज़ वो है। बाकी इसमें एक चीज़ फार्मर्स को ये समझनी होगी कि देखिए गवर्नमेंट भी आपको तभी तक सपोर्ट कर सकती है जब तक आप खुद को सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप अपनी तरफ से सपोर्ट गवर्नमेंट का फैसिलिटीज़ का ध्यान देते हुए, सब कुछ बेस्ट तरीके से समझाते हुए, करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो ये काम हो सकता है। बाकी जो फार्मर्स की जैसे डिमांड और भी मैं कई सारी मैंने डिमांड देखी, जैसे कि जो आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दीजिए, या और भी कुछ ऐसी डिमांड्स हैं कि आप ये करेंगे, तीनों बिल वापसी लेंगे ही लेंगे तभी हम हटेंगे। तो ऐसे बिल्कुल हार्डकोर होके ना तो सरकार चल सकती है, ना ही फार्मर्स चल सकते हैं। एक्चुअली में जो अब सिचुएशन है, ये लड़ाई ईगो की हो गई है, कि ना तो सरकार ही झुकने को तैयार है, ना फार्मर्स ही झुकने को तैयार है। फार्मर्स ने कह दिया कि हम तीनों बिल वापसी करा के रहेंगे, और सरकार ने कह दिया कि हम तो बिल वापसी नहीं लेंगे। तो ये थोड़ा-सा ईगो का जो लड़ाई हो गया, उसको थोड़ा-सा छोड़ना पड़ेगा। देश के हित में ये चीज़ें सोचनी होंगी। कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी तरफ से दे, तो ताकि थोड़ा-सा किसानों को हेल्प मिले, और एमएसपी की गारंटी दे दे थोड़ी-सी, एपीएमसी का सवाल थोड़ा-सा डील करे, और थोड़ा-सा मतलब जुडिशियली अगर देख लें तो गवर्नमेंट के 3-4 एस्पेक्ट पे बात बन सकती है। वहीं किसानों को भी यही है कि किसानों को भी देखिए मानना आपको पड़ेगा, कब तक आप सर्दी में यहाँ बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार को भी आपको यहाँ बिठा के अच्छा लग रहा है।
देश का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि किसान जो है ऐसे रहे। तो वो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों को जो है बातचीत से ही मुद्दा सुलझाना पड़ेगा। डेलिब्रेशन और डिस्कशन ही डेमोक्रेसी के कोर वैल्यूज़ होते हैं। तो आपको वहीं पर आना पड़ेगा, थोड़ा-सा हार्डकोर अपना जो है एक्सट्रीमिज़्म छोड़ के, ईगो को साइड में रखते हुए एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमने सॉल्यूशंस आपकी वीडियो के माध्यम से भी डिस्कस करे हैं। तो अगर ये सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे तो नेचुरली एक वे निकल पाएगा सामने। Thank you so much, Weber, for being a part of this discussion. And thank you so much to our audience as well for watching this video. So now I would like to declare this discussion closed. And also, Webhub socials are mentioned in our description box below. So do follow him on Instagram and all the social pages. And yes, Webhub, bolo. या सो थैंक यू सो मच वर्तिका, आप लोगों ने इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपका जो सेशन था। और मुझे उम्मीद है कि शायद जो मैंने अपने कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स रखे, जो पॉइंट डिस्कशन मैंने रखा, वो शायद हमारे व्यूअर्स तक जाएगा और शायद इस सॉल्यूशन को जो है सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। फार्मर्स को भी ये बात जानी चाहिए, गवर्नमेंट के भी लोग तक जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो, जो कि आपका एक एम और मोटिव भी है। व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाना ना भूलें और कमेंट करें। आपको कुछ भी लगता है, आपको अगर ऐसा लगता है कमेंट में कि हमने क्या-क्या इस वीडियो में मिस कर दिया या आप अगले किन पॉइंट्स पे डिस्कशन चाहते हैं या जैसे यूथ टू यू जो चैनल है ये आगे क्या-क्या वीडियोज़ बनाए, आपके लिए क्या-क्या सामान लेकर आए जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि डिस्कशन हो, तो आप दे सकते हैं ताकि वर्तिका और उनकी टीम जो है वो उसमें आपके लिए और कंटेंट लेकर आए। तो आप जो है उनको जो है सजेस्ट करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए क्योंकि देखिए हम जितना अवेयरनेस हम लोग सब मिलकर फैलाएँगे, उतना ही ज़्यादा जो है हम लोग एक हैप्पी सोसाइटी को बिल्ड कर पाएँगे।